हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन एनाटॉमी का रिस्पिरेशन चैप्टर। क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। अभी आपका जीआईएमएस का पेपर हुआ था जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिस्पायरेटरी वॉल्यूम से रिलेटेड, जैसे टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th एनसीईआरटी में आपका दिया भी गया है, तो हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो भी रिस्पिरेशन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने मिस किया है उन चीजों को भी इस चैप्टर में हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस चैप्टर में मेरे भाई मैं आपको बता दूं, चाहे आप एमसीआरई दो, चाहे आप सीआई सब दो, चाहे आप जीपीएसएसबी दो, ह्यूमन एनाटॉमी से बहुत ही आपके बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखोगे यहाँ पर हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में एक एक सिंगल लाइन से हमने यहाँ पर एमसीक्यू निकाले हैं, यानी कि पूरी की पूरी आपकी थ्योरी आप देखोगे डायग्राम के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, यानी थ्योरी और क्वेश्चन सारा कुछ आपका यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। शानदार तरीके से यहाँ पर हम आपको चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं और समझाने वाले हैं। देखिए देखिए पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि जो एक्सचेंज होता है O2 का एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर से, विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। जो हमारी CO2 होती है, और CO2 कहां से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमारे अंदर CO2 कहां से आ जाती है, CO2 जो प्रोड्यूस होती है भारी मात्रा में बाय द सेल, सेल के अंदर, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर आप देखोगे कि जो हमारा जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा C6H12O6 ये ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलता है तो आपको पता है कि यहां पर जो है CO2 रिलीज होती है, ठीक है, क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, प्लस वाटर आपका निकलता है, और प्लस हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहां से आपको इतनी बात समझ में आई कि जो ये CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है और इस CO2 को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये CO2 हमारे लिए क्या है, CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हार्मफुल है। इस CO2 को निकालने के लिए ही हमारा क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है, ठीक। और CO2 को निकालने के लिए और उसके साथ साथ हमें O2 चाहिए, क्योंकि इस ग्लूकोज को जलाना है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये जो एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर रिस्पिरेशन। देखो दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, टेक्निकली देखा जाए तो ये सेम नहीं है। रिस्पिरेशन इसको बोलते हैं कि यहां पर जो है ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है, जो हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं, एयर को अंदर करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ के देखिएगा, इस डायग्राम के थ्रू अगर आप समझेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है। अब ये डायफ्राम जो आप देख रहे हैं ये कैसा है, डोम शेप का है, नॉर्मली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये डोम शेप का आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो यानी अब एयर क्या हो रही होगी, एयर बाहर निकल रही होगी। तो ये तो यहां पर जो एयर आउट हो रही है, एयर बाहर निकल रही है, और जब एयर बाहर निकलती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, एक्सपिरेशन बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं एक्सहेलेशन, ठीक। देखो एग्जिट मींस क्या होता है, एग्जिट मींस होता है जहां पर देखते हो बाहर निकलने के लिए लिखा रहता है एग्जिट, ठीक है, तो वही होता है एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन, ठीक है। ऐसे ही देखोगे एयर हमारे अंदर आ रही है, ठीक है, एयर हमारे अंदर आ रही है। ये डायफ्राम जो आप देख रहे हो ये कैसा है, फ्लैट हो चुका है, यानी वॉल्यूम क्या है, यहां पर वॉल्यूम हमारा ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या है, ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, हमारे लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, आयतन ज्यादा है तो प्रेशर मेरे भाई हमारा क्या होगा, कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा तो एयर हमारे अंदर क्या हो रही होगी, आ रही होगी, ठीक है, एयर हमारे लंग्स के अंदर आ रही होगी, एयर इन हो रही होगी। तो इस प्रोसेस को जब एयर अंदर आ रही होती है, यानी हम सांस ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। और या इसको बोल सकते हैं क्या, इनहेलेशन। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, एक्सपिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है और इनहेलेशन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है क्या, क्वेश्चन ये पूछा गया है जो हमारा लैरिंग्स होता है, क्या होता है, लैरिंग्स जो होता है इज आल्सो कॉल्ड एज, इस लैरिंग्स को और क्या बोला जाता है आपको बताना है। मेरे भाई जो लैरिंग्स होता है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक जो ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं, बातें आपसे कर रहे हैं, ये तो जो वर्डों का कम्युनिकेशन है, ये जो हमारी टंग होती है इधर उधर टच हो रही है, वो अलग चीज है।
लेकिन जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारा लैरिंग्स होता है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, वोकल कार्ड होते हैं, ये जब फड़फड़ाते हैं तो यहीं से एयर निकलती है और यहीं से हम लोग जो है बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक। मतलब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा टंग है, ठीक है, ये हमारा माउथ है, ये ठीक, ये क्या है, माउथ है, ये हमारी जीभ है, ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, ओरल कैविटी है। और यहाँ पर ये एरिया आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। जब हम लोगों ने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने बताया था फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज होता है जहां पर आपका फूड भी देखने को मिलता है और एयर भी होती है, यानी एक ऐसा कॉमन रास्ता जहां से फूड भी हमारा चलकर जाता है और एयर भी हमारी चलकर जाती है, तो उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो यहां से हम ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉमन पैसेज, क्या पूछा गया है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, भोजन और हवा के लिए कॉमन पैसेज कौन सा होता है, वो आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के मैंने आपको जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था तो फेरिंग्स के पार्ट बताए थे, 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक होता है नेजोफेरिंग्स जो नाक के लेवल पे फेरिंग्स है, एक होता है ओरोफेरिंग्स जो हमारा ओरल कैविटी के लेवल पे फेरिंग्स है, और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स यानी जो हमारा लैरिंग्स के लेवल पे फेरिंग्स है, उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पर जो लैरिंग्स है ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है, और उसके नीचे आपका क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। तो जो ट्रैकिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को बोला जाता है विंड पाइप, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। और जो हमारा लैरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स बोला जाता है। और जो हमारा फूड पाइप होता है ईसोफेगस, ये क्या है, ईसोफेगस, और इस ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईसोफेगस में हमारा भोजन जाता है और ट्रैकिया में हमारी हवा जाती है, ठीक है। तो यहां से आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोला जाता है। बात आती है एपिग्लॉटिस की, किसकी बात आती है, लिखा है एपिग्लॉटिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। एपिग्लॉटिस क्या होता है, देखो यहां से हम बनाते हैं किसको, चंपतराय को, ठीक है, ये ये बना दिया मैंने चंपतराय। अब देखो दो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे अंदर दो पाइप होते हैं, दो पाइप जो होते हैं, एक तो होता है आपका विंड पाइप और एक आपका होता है फूड पाइप, ठीक है, विंड पाइप और एक आपका होता है फूड पाइप होता है, ठीक। देखिए अब क्या है, विंड पाइप हमें बताना है कि कौन सा आगे होता है कौन सा पीछे होता है। ये आगे आपको जो पाइप दिख रहा है ये कौन सा है, विंड पाइप है कि फूड पाइप है, यानी एक में भोजन जाना है और एक में आपका जो है एयर जानी है, तो कौन सा विंड पाइप है कौन सा फूड पाइप है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आगे आपको बना हुआ दिख रहा है ये आपका होता है विंड पाइप, क्या है, आगे है आपका विंड पाइप और पीछे जो होता है ये आपका होता है फूड पाइप। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं, क्योंकि ये चीजें आप साथ में सोचते हुए चलिएगा, जब हम जो चीज को बताएं उसको आप साथ में सोचते हुए चलिएगा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये विंड पाइप है आपका, विंड पाइप है यानी एयर जो है आगे वाले से जाती है, ऐसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये विंड पाइप है और उसके पीछे आपका फूड पाइप है जो ईसोफेगस होता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फूड पाइप मींस क्या है, ये लिखा हुआ है, ये आपका है ईसोफेगस, ईसोफेगस। और जो आपका ये लिखा हुआ है विंड पाइप, इट मींस क्या है, ट्रैकिया, ठीक। तो आपका ट्रैकिया आगे होता है, इसोफेगस पीछे होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इनकी जो ओपनिंग होती है, ये जो मैंने राउंड राउंड बनाया इनकी ओपनिंग होती है, जो हमारा इसोफेगस होता है उसकी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं गलेट, क्या बोलते हैं, गलेट बोला जाता है। जो हमारा विंड पाइप है इसकी जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोला जाता है, ठीक है, ग्लॉटिस बोला जाता है। और मेरे भाई इसी ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, इसी ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे हुड जैसी संरचना होती है और इसी संरचना को बोलते हैं एपीग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, इपी और ग्लॉटिस। इपी का मतलब क्या होता है, इपी का मतलब ऊपर, और जो चीज ग्लॉटिस के ऊपर हो उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है। पुराने जमाने में, अब देखा होगा अब तो नए ट्रैक्टर आने लगे हैं, जैसे पहले पुराने आते थे उस पर एक ऐसे चिड़िया लगी रहती थी, जैसे ही एक्सीलेटर देते थे ये क्या होती, चिड़िया उठती थी और बंद होती थी ऐसे, ठीक। तो आपको बताएं ये एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं, आप समझिए। अभी देखिए जैसे क्या होता है, ये ये आपके घर में क्या है, टंकी है, ठीक है, ये क्या है, छोड़िए, ये आपके घर में क्या है, टंकी है, और इस टंकी से क्या है, पाइप है निकला हुआ है, और ये पाइप आपका जो है एक आपके कैरी में भी जाता है और एक आपका जो है बाहर की ओर जाता है पानी, ठीक, दो तरफ आपको जाना है। तो आपका जैसे ही टंकी में पानी आएगा और टंकी से पानी जब ये चलेगा तो ये पानी आपका इधर भी जा सकता है, क्यों भाई, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये इधर भी आपका जाएगा और इधर भी आपका जाएगा,
बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। अगर हम एक काम कर दें कि जैसे हमें इधर लाना है पानी, ठीक, इस साइड पानी लाना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बैंड लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, तो पानी एक ही साइड जाएगा। जब हमें पानी उधर ले जाना है, एक यहां बैंड लगा होगा, हम इस बैंड को बंद कर देंगे तो पानी उधर जाने लगेगा। यही होता है, कॉमन है, ये हम लोग करते हैं। अब अच्छा बताओ, हमारे सामने दो पाइप हैं। अब खाने को ये थोड़ी पता है कि विंड पाइप में चला जाना है, फूड पाइप में चला जाना है, किस में जाना है। उसको जहां छेद दिखेगा, रास्ता दिखेगी, वहां चला जाएगा। तो हमें उसको रास्ता बतानी पड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया कि ताकि कहीं खाना जो है आपकी विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए उन्होंने ग्लाटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा दी। ठीक। अब ये ढक्कन करती क्या है? जैसे आप सोचिए, अभी आपकी स्लाइवा है और इस स्लाइवा को आप निगल के देखिए। जैसे ऐसे आप निगल रहे थे, तब आपने देखा, जैसे आप निगल रहे होते, स्लाइवा आपकी यहां पर है, तो ये आप देख रहे हो, उस समय हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम उस समय सांस नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एपिग्लॉटिस होता है, जब हम निगल रहे होते हैं, यानी डीग्लूटेशन कर रहे होते हैं, जो निगलने की प्रक्रिया होती है, जैसे निगल रहे होते हैं, तो ये हमारे विंड पाइप के ऊपर ऐसे ढक जाता है। तो हमारा खुला हुआ रास्ता कौन सा बचता है? ईसोफेगस वाला बचता है। ये तुरंत क्या होता है, फूड अब इसी में जाएगा, क्योंकि एक उसके पास में रास्ता है। ठीक है, तो ये होता है ग्लॉटिस, ये होता है गलेट, और इसके ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। इसीलिए पुराने जमाने में कहते थे कि भैया खाना खाते वक्त जब आप बात कर रहे हो, खाना खाते हैं, तो उस समय बात नहीं की जाती है। अब ये नहीं बताते थे क्यों नहीं की जाती, कहते हैं वो पुरानी परंपरा चली आ रही, इसलिए नहीं की जाती। अगर आप खाना खाते हुए बात करोगे तो क्या होगा, बात करते रहोगे तो आपको सांस लेते रहोगे, अगर आप सांस लोगे तो ये ढक्कन बंद नहीं हो पाएगा, जब ये ढक्कन बंद नहीं हो पाएगा तो इसमें खाना चला जाएगा, और खाना अगर चला गया, तब कभी कभी आप देखते हो ऐसे बात करते रहते हो, खाना चला जाता है तो आपको खांसी आती है। ठीक, तो जो फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला गया वो बाहर निकल जाए। तो ये एक्चुअल सारी चीजें थी, आप समझ में आ गई होंगी। तो यहां से अब आप कह सकते हो कि जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कवर करता है किसको? ये कवर करता है मेरे भाई ग्लॉटिस को। बात समझ में आई कि नहीं? यहां से आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको देखो पीछे बताया कि ये हमारी ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ये माउथ है, यहां से आपका जो है भोजन आएगा, भोजन हमारा इसोफेगस से चला जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है फेरिंग्स, और ये है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखते होगे, ये क्या है, ये यूवला है, और ये आपका जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वहां के एरिया को ऊपर बंद कर देता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा, बात आती है किसकी? बात आती है ट्रैकिया की। लिखा हुआ है कि ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट लेवल ऑफ विच थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक, देखो, देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। ये जो है मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये हमारा लैरिंग्स है ऊपर, उसके बाद में ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया फिर नीचे आता है जब, तो ट्रैकिया हमारा क्या होता है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स ही होते हैं दो। ठीक, ये तो आपको पता है। जब ट्रैकिया हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर इनका डिवीजन होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ऐसे ऐसे टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और लास्ट में मेरे भाई क्या होता है, लास्ट में ऐसे अंगूर जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। ठीक, ठीक, ये बोला जाता है। तो यहां से आप इतनी बात समझिएगा, ये पाथवे ऑफ एयर हो गया आपका, क्या हो गया, पाथवे ऑफ एयर। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं, अब ये देखो मेरा क्या है, यहां से आप ऐसे देखोगे ट्रैकिया आएगा। ठीक, ट्रैकिया कह रहे हैं डिवाइड हो जाता है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जहां पर ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ सर्वाइकल में कितनी होती हैं, सर्वाइकल में हमारी 7 होती हैं, और थोरैसिक में कितनी होती है, 12 होती हैं। तो ये थोरैसिक में जो वर्टिब्री 12 हैं, तो इस वाली 12 में से किस वाली वर्टिब्री पर जाकर ये डिवाइड होती हैं? तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, ये होती है फिफ्थ वर्टिब्री पे। कौन सी? फिफ्थ वर्टिब्री पे एट लेवल T5। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लैरिंग्स है आपका, लैरिंग्स के आगे आओगे, ये क्या है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया आप देख रहे हो, ये पीछे देखो क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है पीछे आपके सामने, और ये आपका आगे विंड पाइप है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लेवल क्या है, लेवल आपका ये T5 है, इस T5 पर। ठीक है, देखो कभी कभी ये केवल एज T5 नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा T4 टू T5। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर T5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर T5 पर आकर ये आपकी राइट मेन ब्रोंकाई लिख दें, या इसको राइट मेन ब्रोंकस भी बोलते हैं। तो इधर और इधर, ये राइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लंग्स होगा वो राइट साइड, और यहाँ पर जो लंग्स होगा वो लेफ्ट साइड वाला। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलिए, है क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि द थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द end of terminal bronchiole are called।
जब मैंने आपको ये पीछे बात बताई तो मैंने आपको बनाया इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वोलाई। सबसे लास्ट में संरचना बताई, ये मैंने आपको अंगूर जैसी संरचना एल्वोलाई बताई। तो ये जो एल्वोलाई होती है ये थिन होती है, इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसके एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर हमारी एल्वोलाई पाई जाती हैं, जहां पर एक्चुअल में आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये देखो डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी का अपना डायग्राम है। मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है लेबलिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है, एपिग्लॉटिस है। उसके बाद में आपका यहाँ पर लैरिंग्स दिख रहा है, लैरिंग्स के बाद में ये हमारी ट्रैकिया है, यहाँ पर आपको ट्रैकिया दिख रही होगी। साथ में हाईलाइट करते हुए चलता हूँ, आपको चीजें बढ़िया समझ में आएगी। ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद में आप आगे चलोगे तो ट्रैकिया के बाद में ये देखो मैंने आपको बताया कि ये हमारी राइट ब्रोंकाई है, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई है जिसको प्राइमरी बोलते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी के बाद में टर्सरी, टर्सरी के बाद में ऐसे आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल, और फिर उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और लास्ट में आकर हमको यहाँ पर एल्वोलाई मिलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे एल्वोलाई हो गए, ठीक है। उसके बाद में अभी प्लूरल फ्लूइड ब्रोंक्यूल, इनकी बात हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये डायफ्राम बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, ये हमारा होता है डायफ्राम, ठीक। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारा होता है डोम शेप का डायफ्राम। जो नॉर्मली अगर हमसे पूछे कि डोम शेप जो होता है, डायफ्राम का शेप क्या होता है, डोम शेप का होता है, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में बात हो गई, ये हमारे लंग्स के बारे में बात हो गई, और हमारे जो एल्वोलाई होते हैं ऐसे अभी हम आगे बताएंगे, आपको चीजों को समझाएंगे, ठीक। तो इतनी बात यहां से हो गई। अब हमें बताइएगा कि ह्यूमन में, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको रख दिया गया है कि हमारा जो मनुष्य है उसमें हाउ मेनी लंग्स, कितने लंग्स होते हैं। तो आपको बताएं हमारे 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाई, जो हमारे लंग्स होते हैं उसकी कवरिंग हमसे पूछ रहे हैं। देखो हमारे लंग्स जो होते हैं ये आप मानिए क्या है, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। लंग्स पे जो कवरिंग होती है, देखो लंग्स पे जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर होती है, यानी एक कवरिंग क्या होगी, ये हमारी, यानी लंग्स के ऊपर जो हो एक कवरिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक कवरिंग क्या होगी, एक कवरिंग बाहर होगी, ठीक। एक कवरिंग क्या होगी, एक कवरिंग ये बाहर होगी। तो जो जस्ट लंग्स के ऊपर है, क्या कह रहा हूं, जो जस्ट लंग्स के ऊपर है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंग्स हमारा क्या है, विसरा है, आर्गन है, तो इसको बोलते हैं विसरल, विसरल प्यूरल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर है इसको बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल का मतलब क्या होता है, परिध, ठीक, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। तो 2 होती हैं। इसके इसके बीच में क्या होता है, इनके इनके बीच में हमारा फ्लूइड भरा रहता है, ठीक। तो लंग्स में जो आपका फ्लूइड होता है प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। तो यहां से आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा डबल लेयर प्लूरा होता है और इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, कार्य क्या होता है, कितनी बार आपको बता चुका हूं। जब भी आप स्कूल साइकिल से जाते थे आपकी साइकिल जो है टाइट चलने लगती थी, ठीक है। तो मैकेनिक क्या करता था, उसमें क्या होता है, पहिए में लुब्रिकेंट ऑयल डाल देता था, मोबिल डाल देता था, फिर आपकी जो है वो अच्छे से चलने लगती थी, आपको उतनी ताकत लगानी नहीं पड़ती थी, ठीक है। ऐसे ही आप अभी देखो कि आप ऐसे 2 हाथ को अपने रगड़िएगा, ऐसे कुछ देर तक आप रगड़ोगे तो गरम गरम लगेगा, फिर थोड़ी देर जलने लगेगा हाथ। अगर यही बीच में आप जो है लुब्रिकेंट डाल दो, ऑयल डाल दो, या कोई सी जो है आप क्रीम लगा लो, फिर उसके बाद रगड़ोगे, तो आप देखोगे उतनी जल्दी क्या होगा, ये ना हीट होगा और ना इसमें जलन पैदा होगी। तो अब यही देखिए लंग्स क्या होता है, लंग्स हमारे बार बार फूलते और पिचकते हैं, और ये वॉल है, यानी आप देख रहे हो मेम्ब्रेन है। तो अगर ये फूल रहे होंगे, पिचक रहे होंगे, फूल रहे होंगे, पिचक रहे होंगे, तो इन दोनों वॉल के बीच में रगड़ होगी, और जब ये रगड़ होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से मेरे भाई यहाँ पर गर्मी पैदा होगी और घाव हो जाएगा। अगर ये लुब्रिकेंट नहीं होगा तो ऐसा होगा, और जब लुब्रिकेंट होगा तो आसानी से ये क्या कर सकता है, आसानी से आपका जो है ये आपके फूल सकते हैं और पिचक सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारा क्या ये प्लूरल फ्लूइड हमारा क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड मेरे भाई हमारा जो है वो फ्रिक्शन को क्या करता है, ये हमारा रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग्स सरफेस, ठीक है, ऑन द लंग सरफेस। क्वेश्चन आता है आपका, जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसमें इन्वॉल्व विच 2 स्टेज। अभी जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास की तो मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है, और पूरी यहां पर देखोगे मैं आपको दिखा दूं,
यहाँ पर मैंने आपको इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें बता दी। अब अगर मैंने ये बता दी थी, आपको लग रहा होगा कितना टाइम खा रहा है मास्टर। टाइम नहीं खा रहे हैं। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट होता है दो स्टेज का ब्रीदिंग में, कौन कौन सी होती है, यहाँ पर तो सरल लगा हुआ है। अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लिख देता तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको चीजें यहाँ पर सारी की सारी समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर कुछ सरल नहीं है, ठीक है, कुछ कठिन भी नहीं है। जो आपके एग्जाम में आएगा, जो चीजें आपके सिलेबस में है, वही चीजें कराई जाएंगी। आप एमडी या पीएचडी लेवल की तैयारी थोड़ी कराते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग में दो आपकी स्टेज होती है, एक होता है एयर का इनटेक करना, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और इसका जो है एक्सपिरेशन का मतलब क्या होती है, एयर को बाहर निकालना। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, दो स्टेज होती हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रीदिंग में, ठीक। अब देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीआईएमएस के एग्जाम में आपका जो है एक टॉपिक इसमें जो है रिस्पिरेशन में और ऐड कर दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टाइडल वॉल्यूम। एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था रिजर्व वॉल्यूम से। अब ये पूछा जाए, जैसे पहली बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि टाइडल वॉल्यूम ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली, ये टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हेल्दी पर्सन की। पहले तो ये क्वेश्चन देख के आप ये नहीं समझ पाओगे ये कहां से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पिरेशन से रिलेटेड है, और ये जो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हम मेनली अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा लंग्स है उसमें हम लोग कितने एमएल, कितने लीटर, एमएल या लीटर जो है हम एयर का इनटेक कर सकते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं, कैपेसिटी इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे लीटर होते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो वैसे ही हमारे लंग्स जो है कितना वॉल्यूम जो है इनटेक कर सकते हैं, कितना रखते हैं, तो उसी के हिसाब पर, उसी कैपेसिटी के हिसाब पर कुछ चीजें डिवाइड की गई हैं। अब समझिए, अब जैसे क्या है, हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हो कि हमारा ध्यान है क्या सांस लेने पे, नहीं है। आप बैठे पढ़ रहे हो सामने, तो आपका भी ध्यान नहीं है, ठीक है, कि मैं सांस लूं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप ना। ऑटोमेटिक आपका जो है सांस आप ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक। तो सेम ऐसे नॉर्मली जो है आप अगर इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, तो आप एक बार में आप 500 ml क्या है एयर का इनटेक करते हैं, ठीक। या नॉर्मली आप जो है एयर को बाहर निकालते हैं, तो 500 ml एयर आप जो है बाहर निकाल देते हैं, और इसी वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, इसी वॉल्यूम को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है, ये होती है मेरे भाई 500 ml। कितनी होती है, 500 ml होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब हम लोग पूरा डिटेल में चीजों को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पूरा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और उससे समझते हैं, ठीक। यहां पर हम आप देख रहे हैं कि जो लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, लंग्स की वॉल्यूम के बारे में यहां पर हम लोग देखने के वाले हैं। आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं कि नॉर्मली क्वाइट तरीके से हम एयर का जो इनटेक कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और या फिर एयर को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी होती है, ये हम एक बार में लंग्स हमारा जो है 500 ml, ये चीज वॉल्यूम इतने आयतन तक 500 ml हमारा एयर जो है हमारे लंग्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यहां पर लिखा है द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर, जिसको हम लेते हैं, या फिर एक्सपायर, ठीक। ये ध्यान रखना आर लगा हुआ है, टोटल नहीं, इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मली, या हम ले रहे हैं, जैसे ये ली, ये 500 ml हो गए, या हमने निकाली, ये क्या हो गया 500 ml हो गया, इन अ नॉर्मल या क्वाइट ब्रीथ, ठीक, नॉर्मल या क्वाइट ब्रीथ। अब बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वाइट और एक होती है क्या, फोर्सफुली। क्वाइट में क्या है, नॉर्मली ऐसे हैं, सांस ले रहे हैं। फोर्सफुली का मतलब क्या है, ये फोर्सफुली ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इंस्पिरेशन में एयर इंटर करती है हमारे लंग्स में, जो नॉर्मली इंटर की है वो 500 ml आती है, और 500 ml जो हम एक्सपायर करते हैं नॉर्मली, तो 500 ml क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। अब आगे देखो, अब एक बात आती है जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या लिखा हुआ है, IRV, ये क्या होता है। अब देखो नॉर्मली तो आपने सांस ले ली ऐसे, ठीक, नॉर्मली ले ली, अभी आपको और सांस कह दिया जाए ले लो, तो आप क्या करोगे, आप इतनी सांस और ले पा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। ये 500 ml लेने के बाद में, ये 500 ml लेने के बाद में आप और इतनी सांस जो ले रहे हो, इस कैपेसिटी को बोलते हैं सांस लेने की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2500 ml से लेकर 3000 ml। कितना होता है, 2500 ml से लेकर 3000 ml तक, ठीक है। फिर बात आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बात आती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने इतनी सांस ले ली है, तो आप इसको बाहर भी तो निकालोगे, तो ये जो आपने बाहर निकाली है, तो इसको बोलते हैं 1000 से
लेकर 1100 ml तक आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। ठीक है, अब बात आती है एक चीज की। एक मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो जैसे बेबी हुआ, तो कई बार कहते हैं जो उनके साथ में कि बेबी तो हुआ था, वो जिंदा हुआ था और डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा मर गया। तो अब आप उस बेबी को कैसे पता लगाओगे कि ये बच्चा जो हुआ था वो जिंदा था या मरा हुआ था? तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस बेबी का जो लंग्स होते हैं उसको जो है पानी में डाला जाता है, और जब पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर वो तैर रहे हैं तो कहते हैं कि हाँ बेबी जिंदा था, और अगर वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो कहते हैं कि बेबी मरा हुआ पैदा हुआ। क्यों ऐसा कहते हैं? अब ये टेस्टिंग का रीजन क्या है, कैसे इसको जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आओ समझते हैं। इसको मैंने बताया आपको। ठीक, होता क्या है, जैसे ही बेबी बाहर आएगा, ठीक, यानी बेबी का जैसे जन्म हुआ, अगर वो जिंदा रहेगा और अगर उसने एक बार भी सांस ले ली, तो एक बार अगर उसने सांस ले ली, तो हमारे अंदर अगर एक बार सांस चली गई, तो वो एयर हमारे लंग्स में परमानेंट बनी रहती है, कभी बाहर नहीं आती है। ठीक, तो वो कितनी अमाउंट में होती है? वो होती है 1100 से लेकर 1200 ml। 1100 से ml से लेकर 1200 ml तक अगर बेबी जैसे जैसे ही हम हुए थे, आप हुए थे, कोई भी हुआ था, बच्चा हुआ था, जैसे हुआ था उसने पहली बार जैसे सांस ली, तो हमारे लंग्स में पहली बार जो एयर आई, तो उसमें जो है 1100 से 1200 ml एयर हमारे लंग्स में ही रह गई। और इस वैल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम। इस वैल्यूम को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यूम बोलते हैं। और ये वैल्यूम हमारा, यानी ये एयर, चाहे हम कितना फोर्सफुली एक्सप्रेशन कर ले, बाहर निकाल ले, ये एयर कभी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इतना वैल्यूम एयर का कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम, यानी ये परमानेंट हमारे जो है लंग्स में इतनी एयर बनी रहती है। ठीक है, इतनी एयर बनी रहती है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम। आई होप इतनी चार चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये चार चीजें आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे। बोलो भाई, याद रखोगे? इसके आगे जो बनने वाला है क्वेश्चन, वो आपकी खटिया खड़ी कर देगा। अगर ये चार चीजें आप भूल जाते हो तो उसके आगे आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए सुनिएगा, मैंने आपको बताया टाइडल वैल्यूम क्या है। मैंने आपको बताया टाइडल वैल्यूम ऐसा वैल्यूम, यानी इतना ml, 500 ml अगर हम नॉर्मली जो है क्वाइट ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो एयर या तो इनटेक की है या हमने एयर को बाहर निकाला है, तो वो होती है कितनी? वैल्यूम 500 ml वैल्यूम होता है, और इसको बोलते हैं टाइडल वैल्यूम। इसको क्या बोला जाता है? ये वैल्यूम को बोला जाता है टाइडल वैल्यूम। ठीक है, एक होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम ये होती है कि जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो हम लगभग 2500 से लेकर 3000 ml, कितना? 2500 से लेकर 3000 ml तक हम एयर का इंटेक कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम बोलते हैं कि जो हमने इंस्पायर किया था, अब हम उसको बाहर भी तो निकालेंगे, तो हम जब उसका जो एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो वॉल्यूम होती है 1100, 1000 से लेकर 1100 ml। ठीक, एक ऐसी एयर का वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग से कभी बाहर नहीं आता है, हमेशा बना रहता है, उसको बोलते हैं 1100 से 1200 ml जो वॉल्यूम होता है, इतना बना रहता है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या बोला जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगर इतना समझ में आ गया है, तो अब आपसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्या है, फार्मूला पूछ देते हैं, और दूसरा आपसे आयतन पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं, सुनिए। हमसे पूछा जाता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, यानी हमारे लंग्स कितने ml वॉल्यूम जो है, हमारे लंग्स कितने ml वॉल्यूम, यानी कितना आयतन जो है, कितने लीटर, कितने ml हमारे जो है लंग्स के अंदर क्षमता होती है, ठीक है, कंटेन करने की। तो आप बताइए, एक आया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में मैंने दो चीज बताई। मैंने आपको बताया, एक तो हम जैसे हमने खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम सांस तो ले ही रहे हैं, यानी 500 ml एयर जा रही है, बाहर आ रही। इसके अलावा अगर आपसे कहो कि और खींचो, तो हम और सांस खींच देंगे। तो हम कितना खींच पाएंगे? हम इतना तो ही खींच पाएंगे, 500 ml हमने ऑलरेडी ले रखा था, 500 ml हमने ऑलरेडी ले रखा था, और हम इतना और इतना ही तो खींच सकते हैं। तो यानी अगर हमसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछोगे, तो हम बताएंगे टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल हमारा निकल के आ जाएगा, यही हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। हम इतना ही खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो यहां से जो फार्मूला बन सकता है कि ये जो टीवी और आईआरवी लिखा है, ये क्या है? ये फार्मूला बन जाएगा। वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे, तो आप कहोगे 2500 और प्लस 500 कितना होता है? 3000, और या कह दे 3500। तो 3000 से 3500 समथिंग आपका क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। फार्मूला जब आप आओगे तो आप कहोगे आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर टीवी प्लस आईआरबी। कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहेगा, या कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि कितना होता है, तो आप इसको जोड़ घटा के बताओगे 3500, 3000, 3000 या 3500 ml। ठीक है,
3000 से लेकर 3500 ml। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्यों नहीं आई होगी, ठीक है। आगे देखो, अब बात आती है फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यूम। किसकी बात आती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? देखो, अब आप यहां पर देखो, एक था ईआरबी, एक ये, और उसके अलावा हमारे अंदर 1100 से लेकर 1200 ml ऑलरेडी है। तो फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यूम हमसे पूछ रहे हैं या रेजिडुअल कैपेसिटी हमसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे? हम यही तो बताएंगे कि जो हमारे अंदर है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और प्लस रिजर्व वैल्यूम, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो हमें फंक्शनल रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो जोड़ दीजिए, 1000 से लेकर 1100 हमारी होती है ईआरवी, और हमारा आरवी होता है 1100 से लेकर 1200। दोनों को आप जोड़ोगे लगभग आपका 2200 से 2300 ml हो जाएगा, ठीक। 2200 ml से लेकर 2300 ml जो है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, ठीक है, बात समझ में आई? अब एक चीज आती है वाइटल कैपेसिटी। क्या आती है? वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या है? जितना हम आदान प्रदान करवा पा रहे हैं, यानी 500 ml हम ले रहे हैं, 2300 आपका 2500 से 3000 हम जो है फोर्सफुली इंस्पायर कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सपायर कर पा रहे हैं कितना? 1000 से लेकर 1100 ml। तो हम अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। हमें क्या मिल जाएगा? वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा। तो हमने जोड़ा भाई, क्या जोड़ा? हमने जोड़ा टीवी, टाइडल वैल्यूम जोड़ा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम जोड़ा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम जोड़ा। जब मैंने इन तीनों को मेरे भाई जोड़ा तो आप जान सकते हो ये 500 आपका टाइडल वैल्यूम हो गया, 2500 से 3000 आपका जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम हो गया, 1000 से लेकर 1100 आपका क्या हो गया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम हो गया। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपको 4000 से लेकर 4500 ml, ठीक, 4000 से लेकर 4500 ml के बीच में आपकी क्या आती है? वाइटल कैपेसिटी आती है। क्या होती है? ये वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक। इसके बाद में आती है टोटल लंग कैपेसिटी। ये अगर आपसे पूछ लें कि हमारे लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी होती है, तो उसके फार्मूले होते हैं दो फार्मूले होते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले तो टोटल लंग कैपेसिटी बताओ क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी आप यही तो कहोगे कि टीवी, आईआरवी, ईआरवी प्लस जो है आरवी, यही तो, इसके अलावा भी कुछ है नहीं ना, कि टाइडल वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और आरवी, यही है हमारा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है, तो हम ये कह देंगे कि रिजर्व वैल्यूम, रेजिडुअल वैल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, अगर आप इन तीनों को, चारों को जोड़ दोगे तो हमें जो है मेरे भाई क्या मिल जाएगा? हमें हमारी जो है टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा। तो वो होती है 5200 से लेकर 5700 ml। कितना? 5200 से लेकर 5700 ml, ठीक। अब ये तो आपको पता हो गया, ठीक। लेकिन एक और फार्मूला बना सकते हो आप, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में यही पूछते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी ऑप्शन में ये नहीं देंगे टीवी प्लस आईआरवी प्लस जो है ईआरवी और उसके अलावा आपका आरवी, ये नहीं देंगे, आपको देंगे आरवी प्लस वीसी। आरवी क्या है? आरवी हमारा रेजिडुअल वैल्यूम और वीसी हमारा क्या है? ये हमारी है वाइटल कैपेसिटी। इसको टोटल टीएलसी बोलते हैं, ठीक, टोटल टीएलसी बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। देखो, ये हमारा टीवी प्लस आईआरवी और प्लस ईआरवी, इन तीनों को जोड़कर ही तो हमारा वाइटल कैपेसिटी बना था। वाइटल कैपेसिटी और प्लस रेजिडुअल वैल्यूम अगर हम जोड़ देते थे तो हमारा बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। आ जाएगी कि नहीं? यही तो फार्मूला है। अब जैसे हम 10 लिखें या 5 प्लस 5 लिखें, बात एक ही तो है, सेम वही चीज है यहाँ पर। रेजिडुअल वैल्यूम प्लस जो है वाइटल कैपेसिटी को आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। बोलो भाई, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कि नहीं? बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, ठीक है, एक जो है हेल्दी ह्यूमन सांस लेता है, वो कितनी जो है बार सांस लेता है पर मिनट? सभी को पता है कि 12 से 16 बार, ठीक है, 12 से लेकर 16 बार के बीच में जो है आप पर मिनट सांस लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एस्टिमेट, हमसे ये पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है जिसका हमें प्रयोग किया जाता है एस्टिमेट यानी पता लगाने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के आयतन का पता लगाने के लिए इन द ब्रीदिंग मूवमेंट। जब हम ब्रीदिंग मूवमेंट हो रहा हो यानी ब्रीदिंग कर रहे हो उस टाइम हमें जो है एयर के वॉल्यूम का पता लगाना है, तो कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपके सामने स्टेथोस्कोप, दूसरा है स्फेग्नोमेनोमीटर, तीसरा है स्पायरोमीटर और चौथा है बैरोमीटर, ठीक है। तो देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर चारों के चारों जो है ऑप्शन दिख रहे होंगे और सबके डायग्राम लगे हुए हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है?
डॉक्टर साहब के पास में आला रहता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, उनके जो है साउंड सुनने के लिए। आपने देखा है कि जो कोई बच्चा है उसका जो है सांस जब ले रहा है तो जैसे नहीं कहते हैं उसको निमोनिया हो गई है, तो वो सांस जब ले रहा होता है सुनते हैं, कहीं आप आगे लगाते हैं और पीछे लगाते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं जो हम लोग साउंड सुनने के लिए इंटरनल, ठीक है। उसके बाद में बात आती है स्फेग्नोमेनोमीटर। तो आप ये बात जानते हैं कि जो स्फेग्नोमेनोमीटर है ये आपको दिख रहा है मैनुअली, ठीक है। अब ज्यादातर ये आपको नहीं मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, सीधा जो है आप लगाते हैं पट्टा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पता चल जाता है कि कितना उनका क्या है ब्लड प्रेशर है। तो ये स्फेग्नोमीटर आपका ब्लड प्रेशर को मीजर करता है। किसको मेजर करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। बात आती है स्पायरोमीटर की। स्पायरोमीटर मेरे भाई जो है वो बताता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। स्पायरोमीटर वॉल्यूम ऑफ एयर को बताता है। जब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको ये याद आ रहा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं इमरजेंसी में या देखा होगा या नॉर्मल कि जो है ये इंस्ट्रूमेंट उनको दिया जाता है और वो मुंह में डाल के फूंकते रहते हैं, आपका जो है ग्रीन रेड येलो ऐसे करके जो है उनकी बॉल ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये खेलने की चीज नहीं है। इससे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ एयर जो है नापा जाता है, और इससे क्या है वो भी इनहेंस करते हैं कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि जो है होल्डिंग कैपेसिटी और आपकी ये बढ़ जाए। बाद में बात आती है बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर मेरे भाई क्या करता है? बैरोमीटर जो होता है जो एनवायरमेंट में आपका कहते हैं जो प्रेशर है, जिसको कह दें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां से आपको इतनी बात पता हो गई। क्या क्वेश्चन था? कि आपका क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इसको नापने के लिए हम लोग किसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो हम लोग मेरे भाई यूज करते हैं स्पायरोमीटर का, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन है, क्या है? द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। मैंने आपको पीछे बताया कि कहां पर जो है प्राइमरी साइट पूछी जा रही है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो प्राइमरी साइट क्या होती है। डायग्राम लगा है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये देखिए क्या है, ये हमारी एल्वोलाई है, सबसे लास्ट में यही तो थी। और एल्वोलाई के बगल में क्या होता है? ये एल्वोलाई के बगल में ये हमारी क्या है? ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी ब्लड कैपिलरी है। और ब्लड कैपिलरी और एल्वोलाई के बीच में हमारा क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि यहां से जो है CO2 हमारी जो है हमारे एल्वोलाई के अंदर आ रही है, और O2 जो थी वो हमारे किसके अंदर आ रही है? वो हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर आ रही है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है? एल्वोलाई और हमारी ब्लड कैपिलरी के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्राइमरी गैस एक्सचेंज जो है साइट कौन सी है? वो हमारी होती है एल्वोलाई। डी ऑप्शन क्या होगा आपका मेरे भाई? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन आता है अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये मत देखिए कि क्वेश्चन 40 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, आज मैंने 200 कर लिए। आप क्वांटिटी पर मत जाइए, आप क्वालिटी पर जाइए कि उन 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन को जितने के आपने किया है उनका आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, वो चीजें आपको अच्छे से आ रही हैं तभी आप कर पाए हैं, या आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर कर दिया, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं क्या? तो क्वालिटी से ज्यादा, क्वांटिटी से ज्यादा आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ O2 बताना है, कि जो परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट होता है बाय द आरबीसी इन द ब्लड, ठीक है। तो अब बताइए, देखो आप जानते हैं कि जो ये हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी जो होती है इन्हीं के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है मेरे भाई? ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है, और ये O2 को क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है, क्योंकि हमारी आरबीसी ही तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये उन्हीं पर बैठ लेता है और हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेता है। तो ये कितना जो है हमसे कह रहे हैं कि जो परसेंटेज आप पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज, तो मेरे भाई ये होता है आपका 97%। कितना परसेंट? 97% जो है आपका हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2। क्या लिखा हुआ है? व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2। अब हमसे CO2 का परसेंटेज पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड। अब ये जो हमारी CO2 होती है वो तीन तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 जो हमारी है उसके तीन तरीके होते हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के। क्या क्या होते हैं आइए समझिए। ये जो है हमारी CO2 है, ये पहले तो ट्रांसपोर्ट होने का एक मीडियम है, एक दूसरा है और एक तीसरा भी है। जो पहला मीडियम है ट्रांसपोर्ट होने का, किस तरीके से होती है? एक होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितने परसेंट होती है अभी आपको सब बताते हैं। फिर दूसरा होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और तीसरा आपका होता है प्लाज्मा फॉर्म में, ठीक है। यानी प्लाज्मा हमारा जो है CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपसे मेरे भाई क्या है? परसेंटेज पूछा जाता है।
क्या पूछा जाता है? परसेंटेज। तो हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करती है 70% जो हमारी CO2 होती है वो एज ए बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो है, यानी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कितना होता है? 23%। 23% यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। कितना? 23%। फिर उसके बाद में हमारा लिखा हुआ है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा मेरे भाई होता है 7%, यानी 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन एज बाय द प्लाज्मा होता है। इसके बाद में देखोगे, अगर ध्यान से एक चीज देख पा रहे हो, मैंने यहां पर लिखा है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आपने इसको लिख दिया है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, क्यों? इसका तो है, यहां से आप जानते होंगे कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है Hb प्लस CO2, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, गलती यहीं पर होती है। Hb जो हीमोग्लोबिन है जब CO2 के साथ में बाइंड करता है उसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। लेकिन आप लोग इस चीज को क्या ध्यान रखते हो? आप लोग इस चीज को ध्यान रखते हो कार्बोक्सी। क्या ध्यान रखते हो? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ध्यान रखते हो। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता क्या है मालूम है आपको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेरे भाई होता है, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में CO के साथ में बाइंड कर जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बात ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अब हमारा पूछा जा रहा है कि बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म में हमारी 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, लिखा है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन। सभी लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन हमारा कहां प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट बोलते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है, 120 दिन होता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारी, इनको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है थ्रम्बोसाइट। ये हमारी कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, सभी लोग जानते होंगे। और आगे हमारी WBC है, जिनके बारे में मैं हजारों बार आपको बता चुका हूं। WBC हमारी जो होती हैं वो हमारी होती है, इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। अगर हम इनको ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ल्यूकास का मतलब क्या होता है? कलरलेस, और कलरलेस हमारी WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसीलिए इनको बोला जा रहा है। लिखा है जो हमारा O2 होता है वो बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। अगर हमारा हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। लिखा है CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाता है तो उसको, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम बच्चा, मैं आपको बता दूं क्या करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां से मार के चला आता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अरे बनाने वाला आंसर भी इतना अच्छा बनाया है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। लेकिन मेरे जैसा बनाया होता इंसान तो सबसे पहले यही लिखते हैं हम, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हम यहाँ पर लिख देते पहले नंबर पर, तो आप देखते हुए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लगाकर आते, आपका आंसर गलत हो जाता। यहां पर होता कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होता है जब हीमोग्लोबिन आपका जो है CO2 के साथ में बाइंड करता है, उसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मेरे भाई बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक और बात आती है, हमने पीछे ही बताया कि जब हीमोग्लोबिन CO के साथ में बाइंड करता है, लिख देता हूं कार्ब, CO के साथ में बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। आगे बढ़ जाइए, लिखा हुआ है कि द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा मेनली पूछ रहे हैं कि जो हमारा रिस्पिरेशन होता है उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहां से जो कनेक्शन है ब्रेन वाले चैप्टर का है, ठीक है। तो देखो, यहां से पूछा गया है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, क्या लिखा हुआ है? लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, आपको बताते हैं, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रेलम होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है वो किस वाले रीजन में होता है। आप यहां पर देखोगे मेरे भाई, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, अब दिखेगा, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन आपका क्या है? ये रीजन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म जैसे कहें पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, या शार्ट में मेडुला भी हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस वाले सेंटर में, मेडुला वाले सेंटर में हमारे जो है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमारा जो है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहां है? हमारा मेडुला में होता है, ठीक।
एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ ध्यान रखिए, एकदम स्टार बना लीजिए, पहली चीज। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपका निमोटॉक्सिक। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लिखा है निमोटॉक्सिक, निमोटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन। जो हमारा निमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो लोकेटेड होता है किस रीजन में, हमसे फिर पूछ रहे हैं, मेडुला में, पांस में, आपका सेरिबेलम सेरिब्रम में, या फिर हाइपोथैलेमस में। पीछे आइएगा, मैंने आपको बताया ये होता है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, और ये यहां पर दिख रहा है ये होता है पॉन्स। ठीक है, पॉन्स वाले रीजन में आपको, ये पॉन्स वाले रीजन में हमारा निमोटॉक्सिक सेंटर होता है। अब आप कहेंगे कि ये निमोटॉक्सिक सेंटर क्या है। ठीक, निमोटॉक्सिक सेंटर क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा हो गई, पीएच ज्यादा हो गया, H+ ज्यादा हो गया, तब क्या होता है कि एक्सपिरेशन को तेज कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो ये इसका भी, तो ये वाला काम जो है निमोटॉक्सिक सेंटर करते हैं। और ये हमारा कौन करता है, ये मेनली कंट्रोल करता है हमारा पॉन्स। कौन कंट्रोल करता है इसको, ये लोकेटेड होते हैं कहां पर, पॉन्स रीजन में। ठीक, तो निमोटॉक्सिक सेंटर आपसे पूछा जाए लोकेशन कहां होती है, तो वो होती है पॉन्स में। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर आपसे पूछा जाए कि ये कहां, कौन से ब्रेन के पार्ट में होता है, तो ये मेडुला में होता है। दो क्वेश्चन आपका, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शानदार आपको समझ में आने चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है अस्थमा, क्या लिखा हुआ है, अस्थमा, अस्थमा काज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी को अस्थमा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, किसके कारण होगी, आगे लिखा हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, यानी उसको क्या हो जाएगी, उसको क्या होगी, सूजन। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के कारण। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सूजन के कारण जो है, सूजन के कारण सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाएगी, अस्थमा में ऐसा होता है। अब अस्थमा में किस चीज में सूजन आएगी, एल्वोलाई में सूजन दिखेगी, ट्रैकिया में हो जाएगी, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में हो जाएगी, या फिर प्लूरा में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि ये हमारा है ट्रैकिया, ठीक, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया आगे चलकर हमारा जो है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में बदलता है, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर आगे जो है डिवाइड करती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी आपकी फिर डिवाइड करती हैं टर्सरी में, टर्सरी फिर आपकी जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल, और सबसे लास्ट में आपके आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और वहीं पर लास्ट में आपका आता है एल्वोलाई। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तब मैंने ये बात बोला था कि जो आपकी ब्रोंकाई हैं, जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, देखो नॉर्मल क्या है, ये साइज है आपका, ठीक, ब्रोंकाई का, और इंटरनल डायमीटर को देखो, इंटरनल डायमीटर इतना है, यानी इतने पार्ट से एयर क्या हो रही है, आपकी आ जा रही है। ठीक, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तब आप देखो कितना पार्ट बचता है, इतना पार्ट बचता है। ठीक, अंदर क्या हो गई, अंदर ये स्वेलिंग आ गई, ये पार्ट इतना देख रहे हो, तो सिर्फ इतना पार्ट एयर के लिए बच रहा है। ठीक, इतना पार्ट एयर के लिए बच रहा है, उसके और आगे कंडीशन पहुंचेगी तब आप देख रहे हो कि सिर्फ इतना पार्ट ही एयर के लिए बचा है। अब आप बताओ एयर कहां पर ज्यादा जा रही होगी, यहां पर जा रही होगी, उससे कम यहां और उससे कम यहां, यानी जो इंटरनल आप देख रहे हो वो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अंदर क्या आ गई, स्वेलिंग आ गई, जिससे हमारी एयर अच्छे तरीके से अंदर नहीं जा पा रही है। और ये किस वजह से हो गया, ये इन्फ्लेमेशन हो गया अस्थमिक कंडीशन में। ठीक है, तो यहां से आप इतना बात समझ गए कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और इस कंडीशन को अस्थमा बोलते हैं। और जो अस्थमिक पेशेंट होते हैं, आपने ये देखा होगा, डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि ये इनहेलर है, यानी इनहेल कर लीजिएगा। ठीक है, इनहेलर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, और ये क्या हो जाती है, वैसोडाइलेशन करा देती है। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स का क्या करा देती हैं, डायलेशन करा देती हैं, थोड़ी डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई, इनको अस्थमिक पेशेंट को इनहेलर एडवाइस करते हैं, और ये इनहेलर क्या करते हैं, इनमें जो है, जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। ठीक, तो सांस जाने लगती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कंडीशन आपसे पूछी जाएगी तो आप इसको बता देंगे। ये हमारे क्या है, ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, आगे बात आती है एम्फाइसीमा, ये एक और जो है कंडीशन है आपकी रिस्पिरेटरी, एम्फाइसीमा। अब देखिए एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्या कह रहा है, अगर यही पूछ ले क्रोनिक डिसऑर्डर है कि एक्यूट डिसऑर्डर है, तो आप क्या कहोगे, एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है, तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी लंबे समय की बीमारी है। ठीक है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगी, लंबे समय में होगी। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है उसको बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं एम्फाइसीमा होती कैसे। मेनली इसका अगर आप कारण देखोगे एम्फाइसीमा का है, तो वो कारण है सिगरेट। ठीक है, जो सुट्टा पी रहे हैं सिगरेट, ठीक है, मैडम आप देख रहे होंगे बढ़िया जला रही। अब ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, ये आप लंबे समय तक ओवर द टाइम 5 साल 10 साल जब आप बराबर इसको जो है कर रहे होंगे, तो होगा क्या, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपके क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, और ये जो एल्वोलाई की वॉल होती है ये बहुत ही पतली होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है,
तो यही जो है एल्वोलाई की वॉल क्या होती है मेरे भाई, ये एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। क्या होता है, ये एल्वोलाई की वॉल हमारी डैमेज हो जाती है किसमें, एम्फाइसीमा में, और ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जो लोग पी रहे हैं वो आप समझेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखा है वन मेजर कॉज ऑफ इन्फाइसीमा। मैंने आपको क्या बताया कि ये मेजर कॉज है, मतलब ऐसा नहीं है कि फीवर आ गया तो कोई कंडीशन रही होगी, जरूरी नहीं है कि फीवर आ गया तो कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी कंडीशन में, मेजर कारण है, मेजर कारण है। अगर आपसे मेजर कारण पूछ रहा है तो मेजर कारण इम्फाइसीमा का क्या है, मेजर कारण इम्फाइसीमा का है केवल सिगरेट। ठीक है, क्या है, सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। ठीक है, लिखा है द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सटेंडेड फ्रॉम। अब ये आप कहोगे कि ये कंडक्टिंग पार्ट क्या है, क्या बोला है, यहां पर बोला गया है कि द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम, कहां से लेकर कहां तक। अब पहले तो आपको कंडक्टिंग पार्ट ही पता होना चाहिए। ठीक है, कि कंडक्टिंग पार्ट को बोलते हैं कि एयर हमारी जो है, एयर एयर हमारी एक्सटर्नल नॉस्टिल से, एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर हमारी जो है एल्वोलाई तक जाती है। कहां तक जाती है, तो देखो, एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर ये जो हमारे बाय नासा छिद्र है, एक्सटर्नल नॉस्टिल इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर एयर हमारी कहां तक आती है, एल्वोलाई तक आती है। और एल्वोलाई में एक्चुअल यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज यहां पर होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज यहां पर होता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट तो है नहीं। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्ट करने वाला, कि यहां से लेकर यहां तक ले जाने वाला। तो अब देखो, यहां से एक्सटर्नल नॉस्टिल्स हो गए हमारे, एक्सटर्नल नॉस्टिल्स हो गए, फिर उसके बाद में एयर नेजल कैविटी में पहुंचती है, नेजल कैविटी के बाद में ये हमारी जो है आपका हो गया फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स के बाद में आती है हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद में आती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद में ये हमारी ब्रोंकाई हो गई यहाँ पर। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद में हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंक्यूल के बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल हो गए, और इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद में लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर बात आती है किसकी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल की। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद में लास्ट में आओगे तो यहाँ पर आ जाएगी क्या, यहाँ पर आपके लास्ट में आ जाएंगे एल्वोलाई। तो हमारा कहां से कहां तक कंडक्टिंग जोन है, तो आपको बता दें, हमारा जो है, पीछे आइए, यहां पर देखिएगा, एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर, एक्सटर्नल नॉस्टिल से लेकर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, कितना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इतना पार्ट क्या होता है, इतना पार्ट होता है आपका कंडक्टिंग जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होता है, कंडक्ट होता है। ठीक, कंडक्ट का मतलब ले जाता है। अब इसका इतना बड़ा भगवान ने क्यों बनाया, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया कि जैसे ही यहाँ नाक से होकर डायरेक्ट, बताइए यहाँ लंग्स है हमारे, ढक्कन बना देते हैं, यहीं से डायरेक्ट एयर चली जाती है, इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत। भैया तामझाम इसलिए किया कि नाक में देखो उन्होंने बाल बनाए, बाल इस वजह से बनाए ताकि सफाई रख रखे और उसमें जो धूल मिट्टी के कण है वो यहीं ट्रैप हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने म्यूकस बनाया, उसमें भगवान ने म्यूकस इस वजह से बनाया ताकि जो भी धूल मिट्टी के कण थोड़े अंदर चले गए हो वो म्यूकस के थ्रू बाहर आ जाए। इसके अलावा एक और चीज बनाई कि जो है इन्वायरमेंट में मान लीजिए बहुत ठंडी है, आपने ठंडी एयर कैसे चली जाएगी एकदम, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और आप जानते हैं जो भी एंजाइम है वो सारे टेम्परेचर बेस होते हैं, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो सके, तो ये कंडक्टिंग पार्ट इसको मेंटेन रखता है। तो इतने सारे कंडक्टिंग पार्ट के काम है। तो यहां से लेकर, कहां से लेकर, आपका जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये आपका कहलाता है कंडक्टिंग जोन। और फिर लास्ट में जो आपका जो है एल्वोलाई है वो कहलाता है रिस्पायरेटरी जोन, जहां पर एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कहां से कहां तक, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है वो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, बात आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। मैंने आपको बताया कि जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी जो इतनी एयर का आप इनटेक कर पा रहे हैं उसका आयतन पूछ रहे हैं, तो आप यहां से बता सकते हो 2500 ml से लेकर 3000। ठीक है, इसके बीच में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये यहां पर वॉल्यूम का चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आप देख सकते हैं टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml हम लोग लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेकर 1100, और आपकी जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है 1100 से 1200, जो हमेशा हमारे लंग्स में इतनी वॉल्यूम एयर का बना रहता है। ठीक है, आगे है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एवरेज इसका कितना होता है, तो मैंने आपको बताया बी ऑप्शन राइट होगा, 1000 से लेकर 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी जो हमेशा जो हमारे लंग्स में एयर बची रहे वो होती है 1100 से 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या है, देखो अब ऐसे पूछा जा रहा है कि वाइटल कैपेसिटी क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो हम एक बार एयर का इंटेक करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, जिसको लिखते हैं वीसी। ठीक है, तो ये सम होती है टीवी, आईआरवी और ईआरवी का। ठीक है, यहां पर ये मैंने पीछे भी इस चीज को कराया है, यहां पर एडिशनल सारी चीजें लिखी हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। टोटल लंग्स कैपेसिटी मैंने आपको बताया, देखो यहां पर लिखा हुआ है टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब आप बताओ, टोटल लंग्स कैपेसिटी में मैंने बताया था टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी और प्लस आपका रेजिडुअल वैल्यूम, वो तो यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है। अब बताओ क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहां से? आप इसका आंसर चलो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका आंसर मैंने थ्योरी में अभी जस्ट आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? ये होता है ईआरवी। ठीक है, ईआरवी और प्लस आरवी, ये होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायर करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है? एक तो होती है हमारी टीवी, टीवी हो गई। ठीक है, ये हो गया, तो यहां से ये तो कट गया। इसके बाद में क्या होता था? इसके बाद में होता था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसमें है? यहां पर है, तो यहां से मेरे भाई क्या है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो पूरी थ्योरी आपको डिटेल में करा चुका हूं, क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, चीजों को दो दो बार इसका रिविजन भी हो चुका है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये टॉपिक आपसे, ये दो ही चीजें इसमें जो है कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे क्वेश्चन, लेकिन इस बार जीआईएमएस के एग्जाम में आया। तो ये एक और टॉपिक था कि एटमॉस्फेयर में जो है एयर में आपका O2 हो गया, CO2 हो गया, उसका प्रेशर क्या है, और जो हमारे लंग्स होते हैं यानी हमारी बॉडी है उसके अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसमें क्या प्रेशर होता है, उससे जो है कुछ आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो यहां हमसे पूछ रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं PO2 से लिखते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर O2 लिखा, इसको बोले PO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर इज, क्या लिखा हुआ है? इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कितना होता है? 40 mmSg होता है, 95 mmSg, 104 और 159। ठीक, ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है मेरे भाई, ये चार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, O2 और CO2, ये चार्ट बना हुआ है जिसमें यहां पर O2 के बारे में लिखा हुआ है ऊपर प्रेशर, और नीचे CO2 का लिखा हुआ है। कहां कहां पर प्रेशर कितना होता है वो यहां पर लिखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करोगे, एटमॉस्फेयर में आप समझ रहे हो कि उसमें जो है O2 ज्यादा होगी, और यहां पर CO2 देखोगे 0.3%। ठीक, 0.3 mmHg। ठीक है, ये सब mmHg में हुआ है। तो यहां पर जो चार्ट बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। बस आप इसको याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर है, तो यहां पर जो O2 है वो होती है 159 mmHg। ठीक है, और आपका CO2 होता है 0.3। कितना होता है? 0.3 होता है। इसके बाद आगे चलिएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एल्वोलाई, ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड, और टिश्यू में यहां पर आप देखोगे जहां पर कम होगा, जहां पर जो चीज कम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 40 होगी। तो ये देखो कम है, यहां पर ये कम है 40 वैल्यू है, यहां पर ये कम है 40 वैल्यू है, और यहां पर ये कम है 40 वैल्यू है। ठीक, इतना याद रखिए कि अगर एल्वोलाई की बात करी जाएगी तो कहां पर अभी कैसे कौन चीज कम होगी मैं उसको समझाता हूं। बस इतना सुनिए कि एल्वोलाई में जो चीज कम है, या ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में जो भी कम है, या ब्लड ऑक्सीजनेटेड में जो चीज कम होगी, या टिश्यू में जो चीज कम होगी, वहां पर जो है जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। कितनी होगी? 40 होगी दुनिया। अब देखिए एल्वोलाई है, अब एल्वोलाई में आप जान रहे हैं कि यहां पर O2 और CO2 का क्या हो रहा होगा? एक्सचेंज हो रहा होगा। क्या है? O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो यहां पर O2 तो ज्यादा ही होगी। ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा एयर हमारी जो है यहां से 159 mmSg थी, यहां से चलकर हमारे एल्वोलाई तक पहुंची है। तो यहां पर आप जान रहे हो कितना? 140 आपका क्या होगा? एयर होगी। ठीक है, और 40 mmSg जो है आपकी CO2 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ब्लड पर पहुंचते हैं। ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड है तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि जो हमारी यहां पर CO2 होगी वो ज्यादा होगी। CO2 कितनी होगी? 45 होगी, और ऑक्सीजन कितनी होगी? 40 होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, डीऑक्सीजनेटेड के बाद में आ रहे हैं ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड ऑक्सीजनेटेड पर आ गए हैं, तो यहां पर देखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसका मतलब क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 95 है, और ऑक्सीजनेटेड है यानी उसका मतलब क्या है? CO2 कम है, और जहां पर जो चीज कम है उसकी वैल्यू कितनी है? 40 है, ये 40 हो गई। आगे बढ़ते हैं, टिश्यू साइड आते हैं। टिश्यू साइड आपको पता है क्या ज्यादा होता है क्या कम होता है? टिश्यू में मैंने आपको बताया कि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा होता है बहुत तेजी से CO2 का, क्योंकि ग्लूकोज को जलाया जा रहा होता है हमारे सेल्स के अंदर, और उससे क्या हो रही होती है? एनर्जी पैदा हो रही होती है, पानी निकल रहा होता है, और CO2 हमारी बन रही होती है। तो CO2 हमारी टिश्यू साइड क्या होगी? ज्यादा होगी, तो CO2 हो गए 45, और ऑक्सीजन होगी कम, तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 40।
चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कुछ भी कहीं से भी कोई चीज आ जाएगी आपको, आप समझ गए होंगे। बस केवल अगर आपको एटमॉस्फेरिक एयर में जो है प्रेशर पता है कि 159 आपका किसका होता है, O2 का होता है, और CO2 आपकी 0.3 होती है। दिमाग में अगर ये चार्ट आपको समझो चिपक गया तो समझो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां से अब बताइए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं तो आप तुरंत बताएंगे कितना होता है, 159 mmHg। कितना होता है, 159 mmHg। ठीक है, ये देखिए 159 mmHg होता है, तो यहां से आपका मेरे भाई डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तेजी से क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वोलाई। बस ध्यान आपको कहां पर देना है कि कहां पूछा जा रहा है, एल्वोलाई में पूछ रहे हैं पार्शियल प्रेशर। तो हमने आपको बताया एटमॉस्फेरिक में है 159, और उसके बाद हम एल्वोलाई पर आए हैं, तो अभी कहीं पर एयर का जो ऑक्सीजन का है इंटेक तो हुआ नहीं है, कुछ उससे कम ही होगी। तो उससे कम कितनी होती है, 104 mmHg। कितनी होती है, 104 mmHg। सी ऑप्शन राइट होगा, तुरंत आप मैच कर लीजिए 104 mmHg। ठीक है, आइए आगे बढ़िए, देख रहे हैं यहां पर लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, किसमें पूछा है, एटमॉस्फेरिक एयर में पूछा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर आपका CO2 का कितना होता है, ये आपका मेरे भाई होता है 0.3 mmHg। ठीक है, कितना होता है, 0.3 mmHg। चलिए चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना लिखा हुआ है CO2, ये लिखा है एटमॉस्फेरिक एयर 0.3। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन है आपका द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, किसकी, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है कंपेयर्ड टू O2 इज अप्रोक्सीमेटली। मेरे भाई जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है O2 की तुलना में, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा जो है सॉल्युबल कौन होता है, CO2 होता है, और वो भी आपका 20 से 25 गुना ज्यादा। ठीक है, कितना, 20 से 25 गुना ज्यादा होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लिखा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन द लंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेजर लेयर। हमसे ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैंने पीछे आपको डायग्राम लगाकर बताया था कि यहां पर देखो, ये हमारे क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, ये हमारा एल्वोलाई है, और एल्वोलाई के बाद में बगल में मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से यहां पर हमारी ब्लड कैपिलरी थी। ठीक है, ये क्या था, ये हमारी ब्लड कैपिलरी थी, और ये हमारा क्या है, एल्वोलाई है। तो हमसे पूछ रहे हैं लेयर कितनी होती है। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं, एक तो ये एल्वोलाई की लेयर हो गई। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी होती है ये ब्लड कैपिलरी की इंडोथीलियम। ठीक है, और तीसरी ये होता है जो ये बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, या बेसमेंट सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक, यहां पर तीन चीजें होती हैं कि एल्वोलाई से यहां से गैस जो है हमारी यहां तक आ जाती है, और यहां से यहां तक आ जाती है। तो यहां पर कितनी, हाउ मेनी लेयर्स है मेजर, 3 लेयर होती है मेजरली। ठीक है, एल्वोलाई की जो है स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। मैं आपको जब पीछे डायग्राम में यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया था तो यहाँ पर शायद से मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, पूरा का पूरा डायग्राम लगा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी आगे लगा होगा, मैं इसको बताता हूं। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है हमारी किसकी, एल्वोलाई की जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। बीच में उसके बाद में बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और फिर उसके बाद में आती है हमारी इंडोथीलियम। ठीक है, इंडोथीलियम किसकी होती है, ब्लड कैपिलरी की। ठीक है, तो यहां से 3 लेयर होती हैं। अब लिखा है विच एंजाइम फैसिलिएट, कौन सा एंजाइम जो है वो फैसिलिएट करता है, क्या फैसिलिएट कर रहा है, फैसिलिएट करना है CO2 प्लस H2O, और फिर उसके बाद में आपका बनता है H2CO3, फिर उसके बाद में H2CO3 टूट जाता है बाइकार्बोनेट और H प्लस में। तो ये कौन सा एंजाइम इस चीज को फैसिलिएट करता है, तो हमारा जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, वो इस चीज को फैसिलिएट करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो आपने जो है थ्योरी डिटेल में पढ़ी हुई है, एक बार मैं उसको पढ़ा चुका हूं, इसके क्वेश्चन भी एक बार करा चुका हूं। यहां पर देख रहे होगे आप एक एक लाइन से क्वेश्चन है डायरेक्टली, और जो डिटेल थ्योरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर आपकी थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ साथ में क्वेश्चन के फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस हो रही है। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप चीजें देख रहे हो कि हम एक फॉर्मेट में आपको चीजें कराते हैं कि कुछ यहां करा दिया, कुछ वहां का करा दिया, कुछ आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ऐसे तैयारी नहीं होती है। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीजों को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखिए, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 100 ml हमारा ब्लड है उसमें क्या है, ऑक्सीजन
मिक्स है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, मिक्स है। तो ये डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच O2, कितनी ये मच O2 टिश्यू अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये कितनी जो है O2 को डिलीवर करता है टिश्यू को। तो मेरे भाई ये डिलीवर करता है 5 ml। कितना करता है, 5 ml करता है। कितना करता है O2 को, 5 ml। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डिलीवर करता है कितना, 5 ml O2 टिश्यू, ठीक। ये इतनी लाइन थी। और मेरे भाई आप लोग देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच अपना ज्वाइन कर रखा है, वहां पर हम आपको ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको चीजें करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री आपकी खत्म कर दी है, क्लिनिकल आपका पैथोलॉजी आज चारों के चारों टॉपिक जो भी आपका जो CSF हो गया, आपका यूरिन हो गया, सीमेन हो गया, और इसके अलावा आपका जो स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, तो चारों आज ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में वहां पर कंटेंट आपका जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गई है, क्लिनिकल आपका आज खत्म हो गया है, इसके बाद में माइक्रो 4 दिन में खत्म हो जाएगी। यानी आप देखोगे 2 या 3 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस वन लाइन फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर तो इस फॉर्मेट में आपकी चीजें चल रही हैं। टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे भाई जो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई थी, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। सबसे पहले उसमें 52 लेक्चर हैं, जिनको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने सब वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। उनको आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी हेल्प हो जाएगी जो आपके एग्जाम है उसमें स्कोर बूस्ट करने में, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके आगे चलिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि 100 ml जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी यहां पर क्या है, 100 ml जो है, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका, ये क्या कह रहे हैं, डिलीवर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच CO2 टू एल्वोलाई। अब ये CO2 एल्वोलाई को देता है कितना ml, ठीक है। तो ये मेरे भाई डिलीवर कर पाता है बेचारा 4 ml, ठीक है, 4 ml टू एल्वोलाई, ठीक है, 4 ml देता है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लिखा है द कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ द ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन समझो, कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ द ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव किसके प्रति है, O2 एंड N2, केवल O2 के प्रति, CO2 एंड H+ आयन, या फिर ओनली CO2। अब देखो, अभी आपसे कोई ऐसे कहे अरे भाई यहां आओ, ठीक, तो आप नॉर्मली आ गए। अभी को आप बैठे हुए हैं, आपके कोई ऐसे पिन करे, एक बार करे, 2 बार करे, तो आप कहेंगे अभी रखूंगा एक, सही हो जाओगे। तो आप किसके प्रति सेंसिटिव हैं, आप किसके प्रति सेंसिटिव हैं, गंदी हरकत के प्रति हैं कि वो उंगली कर रहा है आपके। तो यहां पर हमारी बॉडी के लिए अच्छा कौन नहीं है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है CO2, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है H+ आयन, यानी pH बढ़ गया है। CO2 अगर बढ़ गई है तो हमारी बॉडी क्या है, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ब्रेन के, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के प्रति और H+ आयन के प्रति। तो यहां से मेरे भाई सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आई, कभी जीवन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेंसिटिव आप किस चीज के प्रति हैं, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, मिल रहा है, तो आप इससे क्या नाराज हो जाएंगे। अगर कोई मिल रहा है, 2 तमाचा लगा दे रहा, आप इस चीज के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, आप भी रिएक्शन कर देंगे। तो सेंसिटिविटी कहां से आएगी, जो चीज गंदी है हमारी बॉडी के लिए, तो यानी जो CO2 है, जो H+ आयन है, तो ये क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन रिदम, जो हमारा रिस्पायरेटरी रिदम है उसका रोल, उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है। अब मैं आपको बताऊं, उसमें ऑक्सीजन का रोल कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। सारा का सारा रोल किसका है, सारा का सारा रोल O2 का है, आपका CO2 का है, आपका pH का है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया, फर्क किससे पड़ रहा है, CO2 से पड़ रहा है, H+ आयन से पड़ रहा है, O2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि जो हमारा थोरेसिक चैम्बर बना होता है जिसमें हमारे ये लंग्स रखे हुए हैं, तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है ये किससे बना है पूरा का पूरा, हमसे पूछ रहे हैं कि जो डार्सल साइड है उसमें क्या होता है, किसका रोल है डार्सल साइड में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए डार्सल साइड कौन सी होती है, ये डार्सल साइड है कि ये वाली डार्सल साइड है। अब आप बताओगे, आपको थोरेसिक चैम्बर पता है कि थोरेसिक चैम्बर में हमारे आगे जो है ये वो हमारी स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो गई, नीचे हमारा डायफ्राम हो गया, इन 4 चीजों से हमारा थोरेसिक चैम्बर बनता है। लेकिन हमसे ये ना पूछकर हमसे ये पूछ रहे हैं कि डॉर्सल साइड किससे बना हुआ होता है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई, ये साइड जो होती है, ये वाली साइड,
ये डार्सल साइड है, ठीक। जैसे पेशेंट स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है तो जो उसकी पीठ होती है वो डार्सल साइड है और ये क्या है, वेंट्रल साइड होती है, ठीक है। तो डॉर्सली हमारा क्या है, डॉर्सली हमारी होती है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। डॉर्सली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। डायफ्राम हमारा जो है नीचे होता है, रिब्स हमारी जो है कैसी होती हैं, रिब्स हमारी लेटरल में होती हैं, पार्श्व में होती हैं, और स्टर्नम जो है हमारी कैसी है, स्टर्नम हमारी वेंट्रल होती है, तो वेंट्रली, ठीक है, वेंट्रल होती है। आगे बढ़िए। अच्छा देखो लिखा हुआ है कि डॉर्सल साइड में हमारा क्या है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम होती है, मैंने आपको बताया। वेंट्रल साइड में हमारी स्टर्नम होती है, ठीक, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। और लेटरल साइड में ये जो पार्श्व साइड होता है, यहां पर हमारी क्या होती है, रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। और फिर लिखा हुआ है इंफीरियर यानी लोअर साइड बात करोगे तो हमारा डोम शेप का क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डोम शेप का यहां पर ये ऐसे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो इन चार चीजों से हमारा जो है थोरेसिक चैम्बर बना हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन है इंस्पिरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, इंस्पिरेशन हमारा हो रहा है, ठीक है, इंस्पिरेशन हो रहा है, कब होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग की जब भी बताया तो मैंने एक चीज बताई, देखो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, और इस लंग्स में हमारे क्या है, एयर लानी है हमें, ठीक है, एयर लानी है। और ये एयर कब आएगी इसमें, ठीक, कब आएगी, ये हमें करना है कि एयर हमारे अंदर लानी है क्योंकि इंस्पिरेशन हो रहा है। आप देखो चीजें कहां से कहां की ओर चलती हैं, हायर टू लोअर चलती हैं। कैसे चलती हैं, हाई टू लो, हमेशा मूवमेंट किधर होगा, हाई टू लो होगा, ठीक है। यानी ऐसे कहें कि दान कौन करेगा, पैसा कौन बांटेगा, जिसके पास पैसा होगा वही तो बांटेगा। चीज कहां से चलकर कहां को जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से चलकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। अगरबत्ती आपने सुलगाई तो अगरबत्ती जब सुलगाई तो यहां इस एरिया में अगरबत्ती की महक ज्यादा है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगी कम की ओर, ठीक है। तो यहां पर जो है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होंगी, चीजें चलेंगी, ठीक है। अब देखो प्रेशर की बात हो रही है, एयर हमें इंस्पिरेशन कराना है, तो एयर कहां से कहां की ओर जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर ये है, ठीक है, वातावरण ये है, और ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं। जब मेरे भाई सुनो ध्यान से, जब मेरे भाई क्या होगा, जब हमारे इन्वायर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ये प्रेशर ज्यादा होगा और हमारे लंग्स का प्रेशर क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, और जब ऐसा होगा तो हमारी एयर जो है यानी अंदर आ जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे इंस्पिरेशन। एयर हमारे अंदर आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे इंस्पिरेशन। क्या बोल देंगे, इंस्पिरेशन बोल देंगे। यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा और हमारे लंग्स का प्रेशर कम, तो ज्यादा से कम की ओर चीजें चलेंगी, तो ज्यादा एटमॉस्फेयर में है, हमारे लंग्स में कम है, तो एयर चलकर हमारे लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू एटमॉस्फेयर, ये तो गलत बात हो गई, इक्वल हो जाएगा तो मूवमेंट ही नहीं होगा। फिर लिखा है हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, तो ज्यादा से कम की ओर, ये तो गलत बात लिख गई, ठीक, ये भी कट है। लिखा है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ ये बात सही है कि अगर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से हमारा लंग का प्रेशर कम होगा तो एयर चलकर एटमॉस्फेयर से चलकर हमारे लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, उसका शेप हमसे पूछ रहे हैं, लीनियर टाइप का होता है, हाइपरबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है, या सिग्मॉइड होता है। तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ये आप चार्ट यहां पर देख पा रहे होगे, तो इस तरीके से कुछ ये चार्ट बनता है। इसमें आप देखो ये सिग्मॉइड शेप का आपको दिख रहा है, एस शेप का, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड शेप का होता है, ठीक है। ये बताता है कि इसमें जो है पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ, उसके उसके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है सिग्मॉइड, कैसा होता है, सिग्मॉइड शेप का होता है। अब इससे क्वेश्चन एक चीज पूछी जाती है कि अगर ये कर्व आपका जो है राइट साइड शिफ्ट कर जाए, ठीक है, किधर, अगर ये कर्व आपका जो है राइट साइड शिफ्ट कर जाए, या ये कर्व आपका जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाए, ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इधर अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, और ये आपका जो है लेफ्ट साइड अगर जो है शिफ्ट कर जा रहा है तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट कर जा रहा है तो कंडीशन क्या होगी, देखो अगर ये राइट साइड यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात हो रही है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात हो रही है, तो अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, H प्लस आपका बढ़ा हुआ होगा। H प्लस अगर आपका बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है, तो यानी pH भी आपका क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा,
ठीक है, पीएच बढ़ा है और टेम्परेचर भी अगर आपका क्या है बढ़ा हुआ है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, जो आपका राइट साइड में कर्व शिफ्ट हो गया है उसमें, ठीक है। CO2 बढ़ा है, एसिडिटी बढ़ेगी, H+ बढ़ेगा, एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन है आपका डिसोसिएशन करो राइट साइड शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका लेफ्ट साइड है। क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता है कि अगर आपका चार्ट जो है ये सिग्मॉइड शेप का ग्राफ जो है वो राइट साइड अगर शिफ्ट हो गया है तो कंडीशन क्या है, तो आप बताओगे CO2 बढ़ जाएगा, H+ बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर आप एक्सरसाइज अगर एक्सरसाइज जो है बढ़ा दे रहे हैं तो ये है। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो OH, ठीक है, OH यानी O2 आपका जो है, अगर लेफ्ट साइड की बात करोगे O2 बढ़ा हुआ है, पीएच आपका जो है कम हो गया है, एक्सरसाइज आप नॉर्मल कर दे रहे हैं, टेम्परेचर आपका डाउन है, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। each hemoglobin molecule can carry a maximum of how many O2 molecule, पूछ रहे हैं कि कितने O2 के मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है, अपने साथ में ले जा सकता है, तो ये भैया 4 ले जा सकता है। कितने ले जा सकता है, 4, ठीक है। 4 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन जो है कैरी कर सकता है। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 किसमें पूछ रहे हैं, ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो है पार्शियल प्रेशर आपका पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 95 mmHg आप बताएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमने आंसर आपको सही बताया है कि गलत बताया है। ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो है 95 mmHg प्रेशर होगा PO2 का, ठीक है, यानी एकदम सही। 5 करोड़ इतना इनाम मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का था PO2। अब पूछ रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना है। O2 का पार्शियल प्रेशर पूछ रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड, मैंने आपको बताया कम पूछा जा रहा है, कम आप बिना दिमाग लगाए हुए कितना कर दोगे, 40 mmHg यहां से कर दोगे। PCO2 इन द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में CO2 की बात आ गई तो मेरे भाई क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा वाली वैल्यू क्या है 45 mmHg, ज्यादा वाली वैल्यू क्या है 45 mmHg है। किसमें, उसमें बात कर रहे हैं टिश्यू साइड में, और टिश्यू साइड में आकर आप देख सकते हो ये दो बार क्वेश्चन लगा दिया है, ज्यादा वाली वैल्यू जो है यहां पर CO2 की देख सकते हो 45 है, ठीक है। अरे भाई याद है मुझे। आगे बढ़ जाऊं, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे। आहा, लिखा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन व्हाट हैपन, यानी क्या है, एक्सपिरेशन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन ओ जो है हमारी जो है एयर है वो बाहर निकल रही है, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है। देखो ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स से हमें एयर को बाहर निकालना है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन मेरे भाई ये होगी कि प्रेशर जो है लंग्स के अंदर, यहां पर इसको मिटाता हूं पहले, ठीक है। ये देखो लंग्स के अंदर क्या होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, उसको लिखते हैं। लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम जब आयतन क्या होगा, कम होगा। ये दो चीजें हो गई, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ, और इन्वायरमेंट का बाहर, बाहर आप देखोगे इन्वायरमेंट में प्रेशर इस लंग्स के अंदर की अपेक्षा क्या है, कम है, तो क्या होगा, तब मेरे भाई ये फेवरेबल कंडीशन है किसकी, एक्सपिरेशन की, ठीक है, एक्सपायरेशन की। अब ये कंडीशन पर आप देख लो ये कहां लागू हो रही है, चारों ऑप्शन पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। देखिएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दोगे, आयतन को अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स राइज, रिब्स अगर बढ़ गई और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि रिब जो है राइज हो गई है, बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर बात आती है डायफ्राम एंड इंटर कोस्टल मसल रिलैक्स हो रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट की अपेक्षा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, तो यानी यहां से सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये होगी घटना। आगे चलते हैं, देखो यहां बना था, मैंने आपको पीछे बता दिया क्या होगा, देखो समझ लेते हो, समझते हैं यहां पर, समझिएगा। ये कंडीशन है, एयर जो है हमारी लंग्स में इंटर कर रही है, क्या है, एयर हमारे लंग्स में इंटर कर रही है, और अगर एयर हमारे लंग्स में इंटर कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डायफ्राम की जो कंडीशन होगी, जो डायफ्राम हमारा होता वो क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा,
क्योंकि एयर अंदर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एयर अंदर आ रही है तो ये डायफ्राम नॉर्मली जो है कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट होने की कोशिश में है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम जो हो जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो एयर अंदर आएगी। जब आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, आयतन बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, और हमारी एयर इंटर कर जाएगी, डायफ्राम हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे की ओर आ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रेज हो जाएंगी। जब हम सांस ऐसे लेते हैं अंदर आती है तो देखते हो स्टर्नम और रिब्स क्या होती हैं, ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती हैं, ठीक है, तो ये रेज हो जाएंगी, ठीक। तो ये हमारी एयर अंदर आ जाएगी और इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, इंस्पिरेशन बोल देंगे। इसका जस्ट उल्टा कर दो, वॉल्यूम हमारे थोरेक्स का क्या करो, घटा दो, ठीक है, आयतन क्या करना है, घटाना है। अब आयतन घटेगा कैसे, जो हमने डायफ्राम को रिलैक्स किया था, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको रिलैक्स कर दो। जब रिलैक्स करोगे तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाएगा, पहले यहां था, ठीक। अब जब डायफ्राम को आपने रिलैक्स किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इसका क्या हो गया, कम हो गया, और जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो एयर जो है हमारे लंग से बाहर निकल गई। ऐसे रिब्स की बात कर लें तो रिब्स जो हमारी उठी थी, ठीक है, वो पुनः जो है उसी पोजीशन में आ गई। तो इससे क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा कम हो गया, और जब हमारा आयतन कम हो गया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो एयर जो है कम से ज्यादा से कम की ओर चली गई, तो इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड वेंट्रली। अब मैंने डॉर्सली बताया था, थोरैसिक चैम्बर हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वेंट्रली जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्टर्नम होती है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ डस्ट इन द ग्राइंडिंग और द स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज लीड्स टू। प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक आप इनहेलेशन कर रहे हैं डस्ट का इन ग्राइंडिंग और द स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, नहीं, एम्फाइसीमा हो जाएगा, नहीं, फाइब्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू, ठीक। अब देखिए, मैंने अस्थमा के बारे में बताया, अस्थमा में क्या था, अस्थमा में आपका जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स थे, उनका जो है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा था, एम्फाइसीमा जो है फूफू करने से हो रहा था, सिगरेट से। अब स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री या फिर ग्राइंडरिंग हो गई, जहां पर पत्थर को काटा जा रहा हो, घिसा जा रहा हो, जैसे आपने देखा हो जहां पर जो है क्या नाम है, गेहूं पीसा जाता हो, चक्की में आप गए होंगे अंदर जहां आटा पीसता है, तो वहां देखते हो डस्ट पार्टिकल इतना बहुत बारीक बारीक सा उड़ता रहता है। तो वो जो बारीक जो है, आप लंबे समय तक जैसे वहां पर आप काम कर रहे हैं तो आप सांस लेंगे, और वो इतने बारीक पार्टिकल हैं जो यहाँ पर भी ट्रैप नहीं होंगे, वो सीधे आपके कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। जब आपके वो लंग्स में चले जाएंगे तो ये धीरे धीरे ट्रैकिया से होकर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती है, वे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आकर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आने के बाद में यहाँ पर आपके एल्वोलाई में आ जाएंगे, और जब एल्वोलाई की दीवार पर आकर ऐसे बैठ जाएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, इसकी वॉल क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, ठीक। अभी क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, फूलती है और पिचकती है, लेकिन जब इस पर डस्ट आ जाएगी, जमा हो जाएगी, तब इसकी दीवार जो है उतना किसके लिए नहीं बचेगी, ब्लड को उसमें जो है उसमें से O2 और CO2 एक्सचेंज करने के लिए नहीं बचेगी। तो यहां पर ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स टिश्यू, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा, तो ये हमारी प्लाज्मा के थ्रू होती है 7%, कितनी होती है, 7% होती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इन। तो हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये किसके अंदर पाया जाता है, ये हाई मात्रा में हमारा किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर मेरे भाई पाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इन एल्वोलाई विच सेट ऑफ कंडीशन फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां से देखो मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन फेवर करेगी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में। तो अब देखो वही चीजें यहां पर लिखी हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब फेवर होगा बनने के लिए, जब PO2 जो है कम होगा, या PO2 ज्यादा होगा, PO2 ज्यादा होगा, या PO2 कम होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रहा होगा। तो बेसिक सी बात इतनी आपको समझ में आ रही होनी चाहिए कि जब ऑक्सीजन के साथ हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा होगा तो जो पार्शियल प्रेशर O2 का है वो ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो ए वाला ऑप्शन है लो PO2 और डी ऑप्शन है लो PO2, इनको हम काट सकते हैं। यानी अब हमारे इन दो ऑप्शन पे आइए जहां पर हाई लिखा हुआ है, एक तो ये और एक दूसरा देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इन दो में से कोई हो सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है लो PCO2 और हाई PCO2। अब देखो ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी ज्यादा हो और पार्शियल प्रेशर CO2 का भी ज्यादा हो, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेम सेम हो गई, तो ये तो जमेगा नहीं। जमेगा क्या, अगर पार्शियल प्रेशर
O2 का ज्यादा है तो CO2 का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, यही तो फेवरेबल कंडीशन होगी। फिर आगे लिखा है H+ जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था राइट साइड शिफ्ट हो रहा था, यानी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन टूटेगा, तब मैंने क्या बताया था, CO2 ज्यादा होगी, H+ ज्यादा होगा, pH ज्यादा होगी, और जो है वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होगा वो भी ज्यादा होगा। तो उसका जस्ट उल्टे की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर उसकी फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा। तो यहां से मेरे भाई बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, एज टिश्यू लेवल विच कंडीशन फेवर डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, अब टिश्यू लेवल पर जाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा O2 का, यानी टूट रहा होगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट रहा होगा। और जब ये डिसोसिएशन होना होता है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, वही सेम फेवरेबल कंडीशन जो मैंने आपको पीछे बताई, रिपीट की है, वही यहां पर चेक कर लो। क्या होगा, जो CO2 है वो ज्यादा होगी, जो पार्शियल प्रेशर किसका है, CO2 का ज्यादा होना चाहिए, यहां लो लिखा है इसको काट दीजिए, और यहां पर भी जो लो लिखा है इसको काट दीजिए। दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, आगे बढ़िएगा। इन दो ऑप्शन में देखो यहां पर लिखा है लो PO2 हाई PCO2, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर CO2 का यहां ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर O2 का कम होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी आपका हायर होगा, तो मेरे भाई बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िएगा। क्वेश्चन है PCO2 इन एल्वोलाई। कितनी बार बताऊं कि एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर किसका होता है, CO2 का पूछ रहे हैं, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में कितना होगा, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन मैंने बताई थी ज्यादा होती है, और आपका जो है CO2 कम होता है, और जो कम होता है वो आपका 40 mmSg होगा। ठीक है, कितना होगा, 40 mmSg होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सही बताया मैंने कि नहीं। ठीक है, चेक करना जरूरी है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो 40, 50, 45 जो है मैंने चीज बताई है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करा रहा हूँ खुद पे भी लागू किया होगा, खुद भी इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा, तभी तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। एल्वोलाई में जो है पार्शियल प्रेशर CO2 का पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 40 आपको बताया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आइए आंसर चेक करते हैं अपना। आंसर भी मैंने आपको 40 बताया है, 40 mmSg यानी मास्टर राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन दोनों को मिला दोगे तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। लिखा है विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स द एक्सचेंज, यानी रिस्पायरेटरी पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का विनिमय भाग कौन सा है। ठीक है, रिस्पायरेटरी वाला पार्ट कौन सा है, नेजल चैम्बर एंड फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर एंड देयर डक्ट। अब जहां पर एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा पार्ट होता है, वो हमारा मेरे भाई एल्वोलाई होता है, और उनकी डक्ट होती हैं, क्यों होती है कि नहीं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है एट द टिश्यू साइट। हाँ, टिश्यू साइट की बात हो रही है, CO2 जो है वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू ब्लड एंड फॉर्म। ठीक है, टिश्यू साइड साइड में जो हमारा टिश्यू वाला होता है उस साइड की बात कर रहे हैं, CO2 डिफ्यूज हो जाती है इनटू किसमें, ब्लड में, और क्या होता है, फॉर्म्स होता है कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन, दूसरा है HCO3 माइनस एंड H+, तीसरा है CO ओनली, और चौथा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है आपकी जो डिफ्यूज होती है ब्लड में और क्या करती है, बनाती है HCO3 माइनस और H+। ठीक है, HCO3 माइनस एंड H+, टिश्यू साइट की बात है। आगे देखिएगा, इन द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री विच स्ट्रक्चर आर सपोर्ट बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो मैं बार बार आपको बनाकर दिखाता हूं ऐसे। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं, ये जो मैंने बनाया था, और ऐसे ऐसे करके ये पूरा, फिर ये इधर आता है, फिर ये डिवीजन होता है, फिर ये डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद में लास्ट में आपका जाकर कहीं पर ये क्या बनता है, एल्वोलाई बनता है। ठीक है, ऐसे जाकर बनता था। तो ये जो ट्री है इसमें ये कह रहे हैं कि हाईलाइन, जो हाईलाइन बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस यहाँ पर सी शेप की रिंग होती है, जो हमारा पाइप होता है ये सपोर्टेड होता है। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक रिंग पाई जाती है, पहले तो ये समझो सी शेप की रिंग होती है। जब मैंने इस चैप्टर को कराया है और मैंने इस बात को आपको बताया था कि ये आप यहाँ पर देखते हो तो ऐसे फील करके देखो, इसमें क्या लगता है, ये हार्ड हार्ड लगता है, ये हार्ड हार्ड लगता है। तो ये क्या होता है, फील कर रहे हो तो ऐसे लगेगा कि ये सी टाइप का छल्ला है, यहाँ पर ऐसे नीचे करते हुए जा
जा रही है। तो ये जो हमारी ट्रैकिया होती है पूरी यहाँ से लेकर ऐसे 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 छल्ले रहते हैं, सी शेप के रहते हैं, और ये पीछे साइड क्या रहते हैं, ऐसे रहते हैं, पीछे साइड ओपन रहते हैं, आगे साइड कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है लड़के जो कड़ा पहनते हैं आप देखते होंगे पूरा कड़ा रहता है और इतने साइड में स्पेस रहता है और ऐसे करके इसको पहन लेते हैं। ठीक है, और इस साइड पीछे देखोगे तो ऐसे क्या रहता है, स्पेस रहता है, ये जो स्पेस रहता है। ठीक, तो जो आपका ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजस जो रिंग होती हैं ये हमारी कहां से लेकर कहां तक होती हैं, ये मेरे भाई ट्रैकिया में भी होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इस ब्रोंकाई में भी होती हैं, और इनिशियल ब्रोंक्योल में भी होती हैं, यहां तक होती हैं, उसके आगे नहीं होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, देखो ये इस वजह से होती हैं, जैसे मान लीजिए एक पाइप है पतला, ठीक, पतला पाइप है, उसमें से आप क्या करो पूरा का पूरा जो है उसमें देखो ये दोनों पाइप ही तो एक इसमें भोजन जाता है और इसमें हवा जाती है। आपने देखा है कि अगर बहुत पतला पाइप होता है, जो नली रहती है बहुत पतली होती है, तुम आप देखते हो कि वो ऐसे चिपक जाती है, ठीक, बहुत ऐसे चिपक जाती है। अब इसमें से एयर जानी है, एयर जाएगी तो आपको ये बात पता होगी, एयर जब जाएगी तो ऑलरेडी वहां पर क्या होगा, अगर नमी नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है, मान लीजिए ये आपस में ऐसे आकर चिपक गई और नमी नहीं है तो ये चिपक जाएंगी, चिपक जाएंगी। जैसे आपने पॉलीथीन में देखा है, बहुत हल्का सा अगर आप पानी डाल दें पॉलीथीन तो पॉलीथीन आपस में ऐसे चिपक जाती है, खुलती नहीं है। तो अगर उतना पतला जो है पाइप रहेगा और मान लीजिए आप सांस लेने को है, ठीक, सांस ले रहे हैं और बीच में अगर चिपक गया तो क्या करोगे। तो यही होता है कि ये जो हाइलाइन कार्टिलेज के सी शेप के छल्ले हैं ये सपोर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ताकि ये पाइप ऐसे बना रहे। ठीक है, पाइप क्या हो, बना रहे। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको बताया कि कहां से लेकर कहां तक आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग जो होती हैं कहां से कहां तक होती हैं, हमारी ट्रैकिया में भी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में भी, और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती हैं। ठीक है, लिखा है द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द निमोटॉक्सिक सेंटर। जो न्यूरल सिग्नल होते हैं फ्रॉम द निमोटॉक्सिक सेंटर, ये निमोटॉक्सिक सेंटर से जो है हमारे न्यूरल सिग्नल आते हैं और ये क्या करते हैं, ये मेरे भाई रिड्यूस कर देते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, जो हमारा इंस्पायर करने का, इंस्पिरेशन का जो टाइम है उस टाइम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो है रिस्पायरेटरी रेट अल्टर हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जैसे कहें कि जो रिड्यूस है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे ये नॉर्मली ले रहे हैं ऐसे सांस, अब हम इसके टाइम ड्यूरेशन को कम कर दें, अगर हमने इस टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया तो रिस्पिरेशन जो रेट है वो अल्टर हो गई कि नहीं, हो गई ना। तो यही होता है कि जो न्यूरल सिग्नल होते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर से हमारे इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, जिससे रिस्पिरेशन रेट हमारी क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट द CO2 और HCO3 माइनस रिएक्शन। ठीक है, फैसिलिटेट द CO2 और HCO3 माइनस रिएक्शन ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन द रिवर्स डायरेक्शन, इन द बोथ डायरेक्शन। अब ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, इसका मतलब होता है बोथ डायरेक्शन। ठीक है, दोनों तरफ हो सकती है। ठीक है, टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन द लंग्स, टोटल थिकनेस कितनी होती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो हमारी एल्वोलाई होती है उसकी वॉल की बात हो रही है, और इसके बाद में ये आपका जो है ये आपका ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इसकी वॉल और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो इतनी थिकनेस की बात हो रही है ये बहुत ही डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं। ये इतनी जो है इस थिकनेस की बात हो रही है, ये मेरे भाई क्या होती है, ये मच लेस देन मिलीमीटर, ये मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मिलीमीटर, से भी कम होती है। ठीक, क्वेश्चन है आपका, रिसेप्टर इन विच स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड H+ एंड द सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि रिसेप्टर इन विच स्ट्रक्चर, कौन से जो रिसेप्टर होते हैं इन विच स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2, अगर CO2 में चेंज हुआ है या H+ कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है तो कौन से जो है स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं जो हमारा रिदम सेंटर है उसको। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम कौन सा है, कंट्रोल सिस्टम कौन है, ब्रेन होता है। अब अच्छा, कहां पर यह पूछा जा रहा है कि अगर CO2 और H+ का कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ है, ठीक, पार्शियल प्रेशर अगर CO2 और H+ ये अगर ज्यादा हो गया है तो क्या होगा। देखो जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है हार्ट, हार्ट है, हार्ट को ले जाने वाली, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, जो जैसे मान लीजिए ये सप्लाई हो रही है, इसी में से एक आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, यहां से ये जो है क्या है, ये ब्लड हार्ट को ही सप्लाई करती है। ठीक है, ये हार्ट को ही सप्लाई करती है।
कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि अगर इनके पास में, ऐसा नहीं होता है कि ये जो हार्ट है इसके पास में ब्लड है, अब ये अपने ब्लड जो है अपने आप से यहीं से जो है क्या नाम अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से उठा ले पूरा ब्लड और अपने को यूज करने लगे यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो कुछ चीजें, जो कुछ भी पैसा आया है उस पैसे को मैं जितना मर्जी चाहूंगा उसमें से ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ऐसे नहीं कितना भी उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम जैसे आपका हार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे भाई कि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यूज कर लोगे। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक जो है स्पेशल आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, जो ये हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। एक आयोटिक आर्क होता है जो यहां पर आपका होता है, ये ठीक आयोटिक आर्क होता है, ठीक। तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर मेरे भाई रिसेप्टर होते हैं, इसमें और इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और वो रिसेप्टर सेंस कर लेते हैं कि जो आपका CO2 और H+ कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई है, चेंजमेंट हो गया है, तो ये तुरंत जो है सिग्नल भेज देते हैं रिदम सेंटर को, ठीक है। तो ये कहां रिसेप्टर होते हैं पूछा जा रहा है, तो रिसेप्टर हमारे होते हैं आयोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। कहां होते हैं, आयोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक। मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 की जो है मोर बाइंडिंग हो रही है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन अकर, कब बनेगा, कब बन रहा होगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, बिल्कुल। लो PCO2 है, ये भी गलत, ये भी गलत। एंड लिखा है हाई PO2, ये बात गलत हो गई, यानी यहां से मेरे भाई मैं कह सकता हूं कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाई PCO2 एंड लो PO2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे एज इन एल्वोलाई लिखा है, तब भी आप समझ सकते थे, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का यहां पर क्या होगा, हाई होगा, और उसके साथ साथ में PCO2 हाई लिख दिया है, तो ये गलत बात हो गई। एज इन एल्वोलाई लिख रहे हैं, एल्वोलाई में आपका हाई PO2 होगा, लेकिन PCO2 यहां पर क्या होगा, यहां पर लो होगा, ठीक है। लो PCO2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर PCO2 लो है तो मेरे भाई कार्ब हीमोग्लोबिन कैसे हो जाएगा, बाइंडिंग होगी नहीं, ठीक। तो यहां से सी ऑप्शन आपका राइट होगा कि PCO2 हाई होगा और लो PO2 होगा, ठीक है। तो ये टिश्यू साइड में होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन है, ऑन एवरेज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर पर मिनट। लिखा हुआ है ऑन एवरेज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एयर पर मिनट। एक मिनट में जो है ये पर्सन 6000 से 8000 ml, यानी कितना, आप जो है मेरे भाई 6 लीटर से 8 लीटर तक, 6 लीटर से 8 लीटर तक एयर का आप जो है इंस्पायर और या फिर एक्सपायर करते हैं, ठीक। कैसे करते हो, आप कहोगे 6 लीटर कैसे हो गया, एक मिनट में, एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार, ठीक है। 12 से 16 बार लेते हो कि नहीं, और अगर आप एक बार इनहेल जब करते हो तो एक बार में आप 500 ml लेते हो, ठीक। 500 ml जो मैंने आपको बताया था, ये टाइडल वॉल्यूम था आपका 500 ml, तो ये जब एक बार में आप ले रहे हो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 6000 ml। एक मिनट में कितना हो गया, 6000 ml। अगर यही मैक्सिमम चले जाएं 16 पे, अगर 16 बार अगर आप एक मिनट में सांस ले रहे हो तो 16 पच्चीस कितना होता है, 80 होता है, यानी 8000 ml। और ml की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि अगर 8000 ml है तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां से हमारा 8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, इतना बेसिक तो समझ में आया होगा। अब 1 2 3 4 करके मैं आपको बता रहा हूं, समझ तो गए होगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द लंग कंसिस्ट ऑफ विच लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, जो लंग्स की हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, कंसिस्ट ऑफ विच लेयर, ठीक। लिखा है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई ओनली, ठीक, आगे ओनली लगा है। एंडोथेलियम ऑफ एवियोलर कैपिलरी ओनली, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई मैंने आपको बताया, ठीक है। जो हमारी एल्वोलाई होती है उसमें जो वहां पर एपिथेलियम होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। लिखा है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ये भी मैंने बताया था कि जो हमारी कैपिलरी होती है वो एंडोथेलियम है, ठीक है। उसकी जो वॉल है एंडोथेलियम हो गई आपकी कैपिलरी की, प्लस आपका क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्यों सी ऑप्शन राइट हो रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन एल्वोलाई से हमारा, एल्वोलाई से होकर जो ब्लड कैपिलरी में हो रहा है O2 और CO2 का ट्रांसफर, तो वो डिफ्यूजन हो रहा है यहां से यहां। अगर यहां से यहां डिफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर एल्वोलाई की जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, इन तीनों का होगा यहां पर, ठीक है।
आगे देखिए ये बना भी हुआ है, ये हमारी एवियोलर कैविटी है यानी ये एल्वोलाई है, और ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। ये हमारा क्या है, ये हमारी जो आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, कैपिलरी है, उसकी इंडोथीलियम है, और बीच में आप देख रहे हो ये बेसमेंट सब्सटेंस है। तो इनके थ्रू यहाँ से एयर जो है चलकर यहाँ तक मतलब जो है O2 और CO2 का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग। ये वन लाइन रिवीजन बहुत तेजी फास्ट से करेंगे क्योंकि इसको मैंने कराया है, यहाँ पर मैंने बोला था कि ये मत रखिएगा लेकिन उसने रख दिया। एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा, इसको क्या बोला जाता है। लैरिंग्स जो होता है ये साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन है ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किस लेवल पर, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है T5 पर, थोरेसिक वर्टिब्रा में जो कि बढ़ जाता है प्राइमरी और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी कर देते हैं फिर भी हमारे अंदर जो वॉल्यूम बच जाता है एयर का उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर आपको चीजें याद आ रही हैं इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। ये मैं क्या करा रहा हूं, ये पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं यहां पर आपके लिए केवल और केवल ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रखे जाते, और अगर आप इनका आंसर एज इट इज कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है आपको रिवीजन करने की जरूरत है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, लंग्स के बीच में जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और जो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है हमारा जॉइंट में होता है, ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। प्लूरल फ्लूइड हमारा लंग्स में हो गया। लिम्फ की अगर आप बात करते हो तो लिम्फ हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो लिम्फ होता है। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ, ठीक है, इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया है और उसके बाद में जो मैक्सिमम उसने जो है एयर का इंटेक किया है इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। CO2 ट्रैप्ड एज डैश एट द टिश्यू लेवल इज ट्रांसपोर्ट टू द एल्वोलाई एंड रिलीज आउट। CO2 जो है ट्रैप हो जाती है एज, कैसे ट्रैप होती है, एट द टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल पर जो भी आपकी ट्रैप हो रही है तो वो एज ए ट्रैप होती है आपका बाइकार्बोनेट। कैसे ट्रैप होती है, एज ए बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन है द डैश एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, लिखा है द डैश एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिस्पायरेटरी सेंटर इज द हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड H+। जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके बगल में जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, वो होता है निमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, कौन सा होता है, निमोटॉक्सिक सेंटर होता है। ए हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ कितने, 12 से 16 टाइम पर मिनट। About dash percentage of CO2 is transported by RBC in the blood। CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 नहीं O2। About dash percentage of O2 is transported by the RBC in the blood, ये होता है आपका 97%। ठीक है, कितना, 97। क्वेश्चन है आपका गैस एक्सचेंज इन एल्वोलाई अकर बाई डैश मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, तो हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में वो अकर होता है किसके बाद, अकर्स बाई। ठीक है, वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिएट डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है या फिर ऑस्मोसिस होता है। मेरे भाई ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है, ये एकदम सिंपल डिफ्यूजन होता है। हीमोग्लोबिन इज कैसा होता है, हीमोग्लोबिन हमारा रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट होता है प्रेजेंट होता है आरबीसी में। अब यहां से ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, ये जो है आप लेटेस्ट पैटर्न पर देखोगे तो आपके यहाँ पर मैचिंग वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए मैच करते हैं, आप ऐसे ही उड़ाते चलोगे। कैसे उड़ाओगे, टाइडल वैल्यू मैंने बताया आपका कितना हो रहा है, 500। ठीक, 100% श्योर हूं तो हमें पता है टाइडल वैल्यूम क्या है, 500, यानी एक का आर होगा। एक का आर देखो, एक का आर देखो, कहां कहां एक का आर दिख रहा है, तो इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको काट दो, इसमें दिख रहा है छोड़ दीजिए, एस दिख रहा है इसको काट दो, तो ये दो कट गए। अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, एक का आर, ये सही है, ये सही है। आगे चलो, आगे हमें पता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो होती है 2500 लेकर 3000 ml। तो यानी दो का पी यहां भी है और दो का क्यू यहां है। ये हो गया मेरे भाई ये गलत, और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस इतना देखना, इसके आगे मत जाना। अगर आप 100% श्योर हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, तो आगे बता दूं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो हमारी होती है 1000 से लेकर 1100 ml। तो 3 का एस होगा, ठीक है, और 4 का क्यू बचा हुआ ये हो जाएगा। ओके ना, आगे बढ़ू। एटमॉस्फेरिक एयर, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वहां पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वहां पर पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। तो एक का आर कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, यहां दो पर है।
आगे बढ़ते हैं, इन दो को छोड़ दोगे। एल्वोलाई में क्या पूछ रहा है, एल्वोलाई में पूछ रहा है तो एल्वोलाई में 104 mmHg होता है, ठीक, प्रेशर 104 mmHg होता है। तो देखो 2 का एस यहां पर मिला, यहां पर पी है, इसको काट दिया, ए वाला ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, क्यू हमारा 40, तो यहां पर 3 का क्यू हो गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg जो है यहां पर प्रेशर होगा, तो 4 का पी हो जाएगा, ठीक। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है हमारा जो टीवी होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है। तो 1 का क्यू कहां कहां पर है, 1 का क्यू मेरे भाई दो जगह है, एक तो ये है और एक ये है, दो हमारे कट गए। आगे देखो, अब आगे बात आती है इस क्वेश्चन करने की, क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछ रहे हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है जो हमारी यहां पर देखो वाइटल कैपेसिटी है और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है और प्लस क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो 2 का क्या होगा, एस, 2 का एस है, ठीक है। यहां पर आर था, इसको भी काट दिया, ए ऑप्शन जो है 100% श्योर हो गया। लिखा है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता था, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 3 का आर हो जाएगा, अब बचता है 4, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टीवी प्लस ईआरवी है, ठीक है, टीवी प्लस ईआरवी है। क्वेश्चन है अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में मेरे भाई वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एकदम करेक्ट है, आर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का आर कहां पर है, 1 का आर 2 में है, तो ऊपर वाले दोनों आप काट देंगे, ये दोनों कट गए, अब 2 बचते हैं, 1 का आर 1 का आर। आगे बढ़ो, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा सिगरेट से दिक्कत थी ना, इसमें मेनली सिगरेट होती थी, और यहां पर देखो ये सिगरेट लिखा हुआ है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, एवियोलर वॉल डैमेज हो जाएगी सिगरेट स्मोकिंग। तो 2 में क्या आ रहा है, 2 में क्यू आ रहा है, 2 में क्यू, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम बहुत फास्टली रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, और बेहतरीन अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, इसका मतलब चैप्टर आपने उड़ा डाला है, लाइफ झिंगा लाला है। एज ए बाइकार्बोनेट, एज ए बाइकार्बोनेट मेरे भाई क्या था, एज ए बाइकार्बोनेट आप 70% जो है CO2 ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। तो यहां से 1 का क्यू, 1 का क्यू, 1 का क्यू, 1 का क्यू, ठीक। एज ए कार्बाइमोग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड कर रहा था, तो वो था आपका 20 से 25%, 2 का आर, 2 का आर, 2 का आर, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता था, ये प्राइमरी रेगुलेशन है रिस्पायरेटरी रिदम, जो कहां है, मेडुला, ठीक, जो क्या होता था, मेडुला होता था आपका। 1 का क्यू, 1 का क्यू, 1 का क्यू, ठीक। तो यहां से 1 का क्यू कहां कहां है, 1 का क्यू मेरे भाई ये है और ये है, ठीक। निमोटॉक्सिक सेंटर, निमोटॉक्सिक जो सेंटर होता था, ये रिड्यूस करता था ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को और अल्टर कर देता था रिस्पायरेटरी रेट को। तो 2 में आपका आर हो जाएगा, 2 में ये आर है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या था, एपिग्लॉटिस क्या था, प्राइमरी साइड डबल लेयर थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस, ये क्यू ऑप्शन, ये पतला इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप था जो कवर कर रहा था ग्लाटिस को। एल्वोलाई हमारी क्या थी, एल्वोलाई हमारी प्राइमरी साइड थी जो गैसियस एक्सचेंज की और थिन वेस्कुलराइज बैज। तो 1 का क्या होगा क्यू, 1 का क्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है। 2 का एस, 2 का एस यहां, 2 का पी यहां, ये सारे गलत हो गए, ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप आपको इसमें मजा आई होगी, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया, चलिए देखिए। क्वेश्चन क्या है, जो पार्शियल प्रेशर O2 का है इन द एटमॉस्फेरिक एयर, कितनी बार बताया हूं, इसको ऐसे उड़ा दो। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 पूछ रहे हैं तो 159 है, 1 का आर करते हैं, 1 का आर कहां है, दो जगह है। PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये होती है 0.3 mmHg, तो 0.3 mm, 2 का क्यू, 2 का क्यू यहीं पर है और 2 का पी है यहाँ पर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरे क्वेश्चन तो है अभी। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वोलाई, ठीक है। अभी इसको रखते हैं, समझ रहे हैं। लिखा है डिफ्यूजन ऑफ एल्वोलाई, डिफ्यूजन ऑफ एल्वोलाई। तीसरा लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। चौथा लिखा है सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन लिखा हुआ है। सेलुलर रिस्पिरेशन हमको 100% पता है कि क्या होगा, O2 का यूटिलाइजेशन होगा सेल में और कैटाबोलिक रिएक्शन होगी और CO2 रिलीज होगी। तो मैं यहां पर 100% हो गया हूं कि 4 का पी होगा। तो 4 का पी देखो कहां कहां पर है, अरे साले ने फंसा दिया भाई, 3 जगह ला दिया 4 का, चलो लगाते हैं देखते हैं, ठीक। 4 का पी 3 जगह है। आगे देखो, अब लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का बाय द ब्लड। तो यहां पर
बाई द ब्लड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 97% O2 वाया आरबीसी, बिल्कुल एकदम सही है कि जो ट्रांसपोर्ट का गैसेस होता है वहां पर 97% आपकी O2 होती है वाया द आरबीसी, 70% आपका ट्रांसपोर्ट होता है एज ए बाई कार्बोनेट CO2। तो 3 का आपका क्या होगा, 3 का यहाँ पर क्या था, 3 का एस था, ठीक है। 3 का एस कहां पर है, 3 का एस ये है, ये हो गया मेरे लाइफ का झिंगा लाला, ये भी मैंने क्वेश्चन को उड़ा डाला, ठीक है। सही है, एकदम 100% सही है। जो नहीं हमको समझ में आ रहा था, पढ़ा हूं मैं एकदम तेजी से, नहीं आया मैंने उसको, नहीं आया तो बता दिया मैंने, ऐसे निकाल लिया। अब देखो 2 का आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। डिफ्यूजन एल्वोलाई में है, एल्वोलाई में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वहां पर एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वोलाई, एकदम सही है। और पल्मोनरी जो वेंटिलेशन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब आपकी अपनी रेस्पिरेशन वाली क्लास कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है उसका मतलब होता है ये, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड ड्राइंग द एटमॉस्फेरिक एयर और रिलीजिंग द CO2 रिच जो है आपकी एवियोलर एयर। वहां पर ये भी मैंने बोला था कि ये पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों बोल रहे हैं, वेंटिलेशन उसको बोलते थे जैसे आपका बहुत बड़ा सा रूम है, ठीक, जैसे आपका कोचिंग हॉल है, वहां पर जैसे 100 बच्चे बैठे हुए, 150 बच्चे बैठे हुए, तो आपने देखा है ऊपर एक झांस लगाए जाते हैं और कहते हैं ताकि वेंटिलेशन बना रहे, जो गर्म हवा है, जो CO2 रिच एयर है वो बाहर निकल सके और आपकी O2 रिच अंदर आ सके। तो आप देखते हैं कि CO2 बाहर निकालते रहते हैं, एसी अच्छे से चलती रहती है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन आपके खत्म हो गए मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि ऐसे ही आपका जो है इसके बाद में जो भी आपका रिस्पिरेशन बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में जितने चैप्टर बचे हैं उनको करा देंगे। और मैंने आपको बताया कि हमने आपका जो है हिस्टो, साइटो और आपका हिमैट, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। बायोकेमिस्ट्री है, ब्लड बैंक है और माइक्रो है, 3 चीजें ही बचे हैं, 3 टॉपिक जिनको हम एक एक क्लास में कवर कर लेंगे। रिवीजन आपका चल ही रहा है, बैच में हम आपको वन लाइनर दे रहे हैं जिसमें मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करा दी और क्लिनिकल पैथो करा दिया। 4 दिन में इतना कवर हो गया वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट में। ऐसे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो पीछे आपने क्वेश्चन देखे हैं इस तरीके से हम बैच में करा रहे हैं। ये जैसे देखोगे कि द डैश रीजन ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, हमें वो रीजन बताना है जो कंटेन करता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो मैंने क्या बताया था, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होते हैं, मेडुला में होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है द रीजन ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला। बस एज इट इज आपके ऐसे करते हुए वन लाइनर फॉर्मेट में 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में आपका सारी चीजों का रिवीजन कराया जा रहा है। जिसको आपको रिवीजन करना है तो आप मेरे भाई जो जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं, वरना इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट देखोगे आपकी 52 जो है लेक्चर है प्लेलिस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो आप मेरे भाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपकी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उस आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, आप ऑटोमेटिक बढ़िया तरीके से आप दे सकते हो। 80 और 20 के रेशियो में, वहां पर 80 आपके टेक्निकल पोर्शन के और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के कराए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक जैसे है कि जिस पर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन हम आपका BLS और इसके अलावा आपका क्या था और एक नई चीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी वो सारी चीजें हम लोग कवर करा देंगे। और जैसे ये वाला क्वेश्चन था उसमें टॉपिक, तो मैंने इसको कवर करा दिया। अब आगे हम लोग BLS कवर कर लेंगे। अगर आपका भी कोई टॉपिक है जो चाहते हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो आप हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।